सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सा। इस वीडियो में हम लोग लाइट का पार्ट 2 यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को पूरा चैप्टर जो कवर कर रहे हैं, पार्ट 1 एक ढाल दिया है। पार्ट 1 में हम मिरर का पूरा कवर कर लिए थे। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन लेंस फॉर्मूला ये सारा चीज को पूरा खत्म करके ये पूरा चैप्टर खत्म कर रहे हैं पार्ट 2 में अपना। चलो वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए। रिफ्रैक्शन क्या होता है? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मीडियम क्या होता है? जिसपे लाइट ट्रेवल करता है। तो ये कहना चाह रहा है, रिफ्रैक्शन क्या कहना चाह रहा है कि जब लाइट रे एक मीडियम, मान लो फॉर एग्जांपल हवा में भी लाइट ट्रैवल करता है और पानी में भी लाइट ट्रैवल करता है। तो ये कहना चाह रहा है कि एक मीडियम से दूसरा मीडियम पे जब लाइट रे जाता है तो वो क्या करता है? अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। एक मीडियम हवा, एक मीडियम पानी। तो हवा से वो पानी में जा रहा है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है, तो वो क्या करेगा? अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा। अपना डायरेक्शन को क्या करेगा? चेंज करेगा। तो यही चेंज को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब एक शर्त पे कि मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या फिर ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए। मतलब लाइट को पास करना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बाउंस बैक नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल तुम ले सकते हैं, जैसे लेजर बीम लेके जो तुम खेलता होगा और घर पे होगा तो वही छोटा भाई बहन होगा तो मार मुड़ के ले लेना उसका लेजर बीम, और क्या करना? लेजर बीम को पानी में डालना। ठीक है, तो तुम हवा में देख रहे कि वो जो है स्ट्रेट चल रहा है। ठीक है, वो जो लाइट रे है वो हवा में स्ट्रेट चल रहा है, वही तुम पानी में देखेगा तो पानी में जाके वो बेंड कर रहा है, मतलब अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, इतना समझ आया? अब इसका रीजन क्या है? ये जो हो रहा है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंसेस इन ऑप्टिकल डेंसिटी बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। देखो अलग अलग, अच्छा मीडिया मतलब मीडियम ये मीडियम का प्लूरल फॉर्म है। मीडियम होता है इसका मतलब। मीडिया मतलब घर पे तुम्हारा जो मीडिया, वो वाला मीडिया नहीं, सर वाला मीडिया नहीं देखो ये क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग मीडियम का अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी को अभी तुम इतना मान लो कि रुकावट, कितना वो रुकावट कर सकता है, या कुछ डेंसिटी जैसा मान लो, मतलब मास वास उसका कितना है। अब देखो लाइट का स्पीड जो तुम देखा है, लाइट का स्पीड जो तुम देखा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो लाइट का स्पीड कहां पे था? वैक्यूम का स्पीड है वो। मतलब वैक्यूम में इतना लाइट स्पीड ट्रैवल कर सकता है, इतना में लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर लाइट का बीच में कुछ रुकावट ला दे तो वो क्या होगा? अपना स्पीड को स्लो डाउन करेगा। ठीक वैसे ही जैसे बाइक का टॉप स्पीड, कोई भी बाइक का टॉप स्पीड जब लिया जाता है तो वो क्या करता है? या तो हाईवे में टेस्ट कर रहे हो उसको, या फिर उसको ट्रैक रेस में टेस्ट कर रहे, या फिर उसका नीचे एक स्टैंड लगा दिया है तब उसको टेस्ट किया जा रहा है। कैसे टेस्ट किया जा रहा है? बिना कोई रुकावट के तब उसका टॉप स्पीड को कहा जा रहा है। लेकिन वहीं पर मान लो हम बाइक को लेके आ गए बाजार में कहीं पे भी, तो वहां पे क्या होगा? बाइक का स्पीड हम ना टॉप स्पीड बाइक का चलाएंगे। अब 150 बाइक का टॉप स्पीड है तो हम 150 पे 200 पे नहीं चलाएंगे, हम उसको स्लो डाउन करेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में ज्यादा रुकावट है। अरे भाई यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे गली है, यहाँ पे मेरे को टर्निंग लेना है, तो ये सब है, तो मेरा लाइट का स्पीड जो है वो कम रहेगा, मेरा जो बाइक का स्पीड जो है वो कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि रुकावट ज्यादा आ गया है। तो वैसे यहाँ पे लाइट का स्पीड जो है ऐसा जब चीज में जाता है जहां पे ज्यादा रुकावट होता है, जैसे पानी, हवा है, ठीक है, हवा में ज्यादा रुकावट नहीं है, वैक्यूम और हवा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए तुम्हारा चैप्टर में क्या करता है? वैक्यूम और हवा को सेम ही मान लिया जाता है। खैर वो नहीं समझना हम लोग को, हवा में ज्यादा रुकावट नहीं है, तो हवा में लाइट का स्पीड अच्छा खासा होता है। लेकिन वहीं पर अगर पानी में चल गया तो पानी में क्या है? ज्यादा रुकावट है। पानी में क्या है? ज्यादा रुकावट है, तो उसमें क्या होगा? लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। फिर उसके बाद मान लो ग्लास में चल गया, एक मोटा सा ग्लास में चल गया, तो उसमें लाइट का स्पीड और कम हो जाएगा, यानी कि उसमें और ज्यादा रुकावट है। तो इसका रीजन यही है क्योंकि सारा मीडियम का जो है ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होता है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होता है तो ज्यादा वो लोग स्लो डाउन करता है। जिसका जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज्यादा वो लाइट का स्पीड को स्लो डाउन करेगा, यानी कि धीरा करेगा, और जितना ज्यादा धीरे करेगा उतना ज्यादा रुकावट रहेगा, मतलब बेंडिंग होगा लाइट का। फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे मान लो कि हम बाइक का स्पीड 20 पे चला रहे हैं। 20 पे क्यों चला रहे हैं? अरे भाई हम ट्रैफिक में, इसमें हम बाइक को 20 पे चला रहे हैं, ज्यादा रुकावट है मेरे सामने, यहाँ पे बाइक है, यहाँ पे बाइक है, यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे 4 चक्का, तो इसलिए बाइक का स्पीड जो है कम है, बाइक का स्पीड कम रखा है। तो इसलिए यहाँ पे भी जैसे बाइक में हमको ज्यादा रुकावट मिल रहा था, जैसे यहाँ पे उसको ज्यादा रुकावट मिल रहा है, तो उसको लाइट का स्पीड जो है कम रखना पड़ रहा है। ठीक है, हम लोग ये समझ आया। आई होप इसमें ये समझाने में हम कामयाब रहे। ऑप्टिकल डेंसिटी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है, जो कि हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो पूरा माथा का तुम्हारा माँ बहने हो जाएगा। माँ बहने सॉरी क्या बोल रहे हो। अब देखो रियर एंड डेंसर मीडियम, ठीक है, हम लोग को आगे बढ़ने से पहले रियर और डेंसर मीडियम का मतलब समझना है। ठीक है, रियर मीडियम मतलब हल्का मीडियम, डेंसर मीडियम मतलब भारी मीडियम। तुमको पढ़ के समझ आ रहा हो कि रियर मतलब हल्का, डेंसर मतलब भारी। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? कंपैरेटिव टर्म है, मतलब दोनों जो है एक साथ चलता है। ठीक है, हम अपना घर का, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, हम अपना घर का छोटा बेटा कहलाते हैं। कैसे? हम अपने घर का छोटा बेटा कहला रहे हैं। कैसे? मेरा एक बड़ा भैया है, मेरा एक बड़ा भैया का कंपैरिजन में हम छोटा बेटा कहला रहे हैं। तो मेरा बड़ा भैया को बोला जाता है, अरे ये तो बड़ा बेटा है इस घर का।
तो हमको कहा जाता है अरे ये तो छोटा बेटा है इस घर का। तो किससे कंपैरिजन करके? मेरा भैया से, मेरा से कंपैरिजन करके। वही मान लो मेरा भैया ही नहीं होगा, अरे मतलब गलत सेंस में समझना, मतलब मेरा भैया पैदा ही नहीं होता, तो मेरा एक छोटा भाई रहता, हम बड़ा बेटा रहते, मेरा एक छोटा भाई रहता, यही उम्र में मेरा एक छोटा भाई रहता मान लो, या छोटा बहन रहता, तो हम क्या कहलाते हैं? हम बड़ा बेटा है घर का, और वो छोटी बेटी या बेटा है घर का। तो यही एग्जांपल यहाँ पे चल रहा है, ये दोनों जो है कंपैरेटिव टर्म है। जैसे हमको बड़ा बेटा और छोटा बेटा जो है कंपैरेटिव टर्म है, वैसे ये दोनों एक साथ चलता है। ये जो रेयरर मतलब हल्का, डेंसर मतलब भारी, ये दोनों एक साथ चल रहा है, अकेले में नहीं चल सकता। अगर हम अकेले होंगे तो हमको क्या बोलेगा? हम अपना लौता बेटा हुए मेरे मम्मी पापा का, तो हमको क्या बोलेगा? बड़ा बेटा बोलेगा, छोटा बेटा बोलेगा। तो जैसे ये बड़ा बेटा और छोटा बेटा एक साथ चल रहा है, वैसे ये दोनों टर्म्स भी है एक साथ चल जाएगा। तुम कोई भी मीडियम को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, तुम ऐसे लौता में नहीं बोल सकते जैसे वो बेटा, बड़ा बेटा छोटा बेटा को, और लौता हम लोग नहीं बोल सकते कि ये बड़ा बेटा है छोटा बेटा। वैसे यहाँ पे इसको, ये दोनों जो है कंपैरेटिव टर्म है, साथ में चलने वाला है। ठीक है, इतना ये दिमाग में रखना। अब हम लोग को पढ़ना है रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ना है कि लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जाता है, डेंसर से रेयर में जाता है, यही क्या होता है लाइट रे के साथ। उससे पहले हम तुमको दिखा दे रहे हैं ये जो डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाए वो बनाना कैसे। हम लोग क्या समझने वाले हैं, ये स्क्रीन है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये लाइन को हम लोग सरहद यानी कि बाउंड्री समझने वाले हैं। ये लाइन को हम लोग बाउंड्री समझने वाले हैं, फिर बॉर्डर समझने वाले हैं। इसके ऊपर एक मीडियम, इसके नीचे एक मीडियम, इसके ऊपर एक मीडियम, इसके नीचे एक मीडियम, यानी कि मान लो हम हवा से, वही जो एग्जांपल लिए थे हम लोग, हवा से लेके वो पानी में डाल रहे हैं लेजर बीम को, ठीक है, इमेजिन करना थोड़ा, हवा से लेके लेजर बीम को हम लोग पानी में डाले, तो ये हवा है, और ये नीचे अपना बाल्टी रखा गया, ठीक है, बाल्टी में पानी है, तो हम पानी में मारे वही लेजर बीम को, तो पानी में मान लो कुछ ऐसा डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा डायरेक्शन चेंज हुआ, तो एक मीडियम से दूसरा मीडियम पे जा रहा है, ये जो है बाउंड्री है। बाल्टी जो है, बाल्टी का जो ये सरफेस है जहां पे पानी मीट कर रहा है, जहां पे वो जो लाइट जो है पानी को जहां पे मीट कर रहा है, पानी बाल्टी मतलब पूरा भरा है, तो बाल्टी का जो पूरा सरफेस है जहां पे पानी को वो मीट कर रहा है, वहां पे वही जो है वो बाउंड्री है। जहां पे लाइट जो है पानी को मीट करेगा, यानी कि दूसरा मीडियम को मीट करेगा, वहीं पर हम लोग बाउंड्री बना देते हैं। और यहाँ पे ऐसा लाइट रे का दिखा दीजिए, लाइट रे तुमको, वो तो इजी है तुम्हारे लिए, कि लाइट रे ऐसा आ रहा है, तुमको लाइट रे दिखाना है, ये बस बाउंड्री समझ लिए हम लोग। अब नॉर्मल कहाँ पे बनाते हैं हम लोग? नॉर्मल जो वो एक नॉर्मल लाइन होता है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पे लाइन बनाते हैं। तो 90 डिग्री वाला लाइन हम लोग कहाँ पे बनाते हैं? जहां पे ये बाउंड्री या इंसिडेंट लाइट रे मतलब जो आ रहा है, इसको इंसिडेंट लाइट रे कहा जाता है, और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, यानी कि आरआर जो है रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ठीक है, जो मीट कर रहा है, ये तुम आगे भी सीखने वाला है। तो जहां पे ये लोग मीट करने वाला है, जहां पे ये लोग मीट कर रहे हैं, देखो बाउंड्री, रिफ्रैक्टेड लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे, आता हुआ लाइट रे यहां पे मीट कर रहा है, यहां पे मीट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक 90 डिग्री पे नॉर्मल बना देंगे। ऐसे ही ये डायग्राम को बनाया जाता है, आगे भी तुम देखेगा यहाँ पे। जैसे यहां पे भी तुम देखो, ऊपर एक मीडियम, दूसरा नीचे दूसरा मीडियम, और बीच में एक बाउंड्री बना दिया, यानी सरहद बना दिया जहां पे मीट कर रहा है। अब नॉर्मल हम लोग कहां पे बना दिए है? नॉर्मल कहां पे बना है? इंसिडेंट लाइट रे, यानी कि जो आ रहा है और जो जा रहा है, और जो बाउंड्री है जहां पे मीट कर रहा है, यहाँ पे बीच में एक मीट किया, तो वहां से हम लोग नॉर्मल बना दिया, यानी कि एक 90 डिग्री पे एक लाइन बना दी, जो कि इमेजिनरी लाइन होता है। वैसे यहाँ पे भी वही केस किया, ठीक है। अब हम लोग को रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन सीखना है। सबसे पहला रूल है कि रेयरर से डेंसर में जा रहा है, यानी कि हल्का से भारी में जाया जा रहा है। कहां से? हल्का से भारी में जाया जा रहा है। तो जब हल्का से भारी में लाइट रे जाता है, हल्का से भारी, मान लो वही जो एग्जांपल लिए थे, पानी से हवा में, हवा से पानी में जा रहा है, वही लेजर बीम लेके जो तुम मल्टी में मार रहा था। तो जब हवा रेयरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होता है? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब लाइट रे जो है टुवर्ड्स नॉर्मल, जो है नॉर्मल जो बनाया है लाइन, ये जो लाइन था ये नॉर्मल था, तो लाइट रे जो है नॉर्मल का तरफ बेंड करेगा। देखो यहाँ पे लाइट रे सीधा जाना चाहिए था, ये जो लाइट रे है, ये जो रेड से बना है, ठीक है, ये लाइट रे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट रे ऐसे हो रहा है। लाइट रे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट रे जो है इस तरफ बेंड किया है। इस तरफ बेंड कहां पे कर रहा है? नॉर्मल 90 डिग्री पे नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है, नॉर्मल के तरफ बेंड कर रहा है। नॉर्मल के तरफ क्यों बेंड कर रहा है? क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रहा है। वैसे यहाँ पे मान लो तुम भारी से हल्का में जा रहा है, भारी से हल्का में जा रहा है। अब मान लो हम पानी में बैठ गए ऐसे करके, अब हम पानी में बैठ गए, पानी से लाइट रे मार रहे हवा में, पानी से निकल के स्विमिंग पूल का नीचे तुम डूब गए, ठीक है। अब नीचे से तुम लाइट रे मार रहा है, लेजर बीम को मार रहा है, ऊपर में मार रहा है, तो ये क्या हो रहा है? पानी से हवा में जा रहा है। अब हम लोग अपोजिट करिए, पानी से जब हवा में जाता है तो क्या होता है? बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल।
जैसे यहाँ पे देखो, लाइट रे जो है यहां से आया था, यहां से उसको सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन वो क्या किया, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो ये लाइन को नहीं माना जा रहा, नॉर्मल को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। नॉर्मल को रेफरेंस पॉइंट मान के नॉर्मल से अवे बेंड किया, नॉर्मल से अवे बेंड किया, उस तरफ बेंड किया तो अवे हो गया, इस तरफ बेंड किया तो टूवर्ड्स हो गया। अब तुमको इसको याद करने का बेस्ट तरीका बता दे, बेस्ट तरीका क्या बोल रहा है, मतलब हम जैसे याद करते हैं इसको कि डेंसर, डेंसर यानी कि भारी चीज है, तो भारी चीज है तो अपनी तरफ खींचेगा, भारी चीज है तो अपनी तरफ खींचेगा, और डेंसर से रेयर में जा रहा है यानी कि हल्का चीज है तो वो फूक मारेगा तो दूर भेज देगा अपने से, तो वो खींच नहीं पाएगा, तो वो क्या होता है दूर चला जाएगा। ठीक है, यही था अपना ये स्लाइड पे। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम लोग आज अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे सबसे पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो पहला लॉ में कहा जा रहा है वही सिमिलर टू अपना वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे पहला लॉ था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ था उसी का सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी कि इंसिडेंट रे जो आता हुआ है, थोड़ा देर पहले तुमको समझाया जो आता हुआ रे है, इंसिडेंट रे यानी कि जो आता हुआ रे है, रिफ्लेक्टेड रे जो कि रिफ्रैक्शन मतलब जो डायरेक्शन अपना चेंज करके आगे चल गया, तो डायरेक्शन जो अपना चेंज करके आगे चल गया है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, जो आता हुआ रे है उसको इंसिडेंट रे कहें, और बीच में जो एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, तो भैया आपको ये तो समझ आया, इंसिडेंट रे लिखा गया, रिफ्लेक्टेड रे लिखा गया एंड द नॉर्मल लिखा गया, लेकिन ये जो टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या लिखा है भैया? एक्चुअली ये जो लाइन लिखा गया है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, ये जो लाइन है ये नॉर्मल बनाने के लिए तुमको इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, मतलब नॉर्मल कैसे बना है। तो ये क्या लिखा गया है, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। इंटरफेस मतलब ये जो बाउंड्री है इसको इंटरफेस कहा जा रहा है, तो ये जो बाउंड्री है इसको इंटरफेस कहा जा रहा है, टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये बोल रहा है नॉर्मल को कहां पे बना, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, मतलब इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब यहाँ जो इंसिडेंट लाइट रे जहां पे मीट कर रहा है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो जहां पे मीट कर रहा है, ये जो इंसिडेंस वाला पॉइंट है जहां पे टच किया है, मतलब जो इंसिडेंट रे जो है वो जहां पे टच कर रहा है, एग्जैक्ट जहां पे टच है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं लेजर बीम और पानी का, तो वो जो लेजर बीम का लाइट जो था वो एग्जैक्ट जहां पे पानी को टच कर रहा था उसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो कि हुआ ये पॉइंट। तो यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो वो नॉर्मल बनाने बोल रहा है, यही से हम लोग का नॉर्मल बनता है, वो नॉर्मल बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तो यही सिंपल सी चीज है, कुछ इसमें माथापच्ची मत करना, इसको रट भी लोगे तो याद है, अच्छा ही चीज है, या फिर इतना समझ लो इंटरफेस मतलब ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री है, ये लाइन है ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया मतलब ऊपर में एक मीडिया, दूसरा में एक मीडियम, ये मीडियम का प्लूरल फॉर्म है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहां पे टच कर रहा है, जहां पे एग्जैक्ट टच करता है उसको बोलता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसको कहा जाता है। तो वो नॉर्मल बनाने के लिए हम लोग को बता रहा था, ऐसे नॉर्मल यहीं पे नॉर्मल, तो पहले भी हम तुमको समझाए थे, जहां पे टच करता है वहां पे ऐसे तुम खींच के नॉर्मल बनाया था, तो नॉर्मल बनाने के लिए कहा था। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सारा चीज एक प्लेन पे लाई करता है। अब कौन सा प्लेन, तुम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर मीडिया से पढ़ते आ रहा है तो तुमको पता होगा कौन सा प्लेन है ये। जैसे वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, तुम मान रहा होगा अब ये वाला प्लेन का बात किया जा रहा है या ये वाला पॉइंट का बात किया जा रहा है। देखो यहाँ पे दो प्लेन है, ठीक है, एक ये प्लेन हुआ, एक ये प्लेन हुआ, मतलब एक ऐसे तुमको दिखाई दे रहा है, एक ये तुमको, इसको क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये जो है वर्टिकल प्लेन है। तो ये पीछे वाला प्लेन जो है, यानी कि ये स्क्रीन जो है, स्क्रीन का बात हो रही है, जो व्हाइट बोर्ड है, ये जो ब्लैक बोर्ड है, इसका बात किया जा रहा है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि मान लो तुम इसका पीछे एक पेपर रख दिया, ऐसे सब कुछ तुम डायग्राम बनाया और इसका तुम पीछे एक पेपर रख दिया, तो वो पेपर पे ही सब लेट जाएगा, लाई बोल रहे हैं यानी कि लेट जाएगा, तो ये जो है उस पे सब कुछ लेट जाएगा, वो पेपर पे जाके लेट जाएगा, यानी कि पीछे वाला जो वर्टिकल प्लेन है उसके बारे में बात किया जाता है। ठीक है, आई होप ये मिथ तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कौन सा प्लेन का बात किया जाता है। वैसे तुम इसको रट भी लेगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तुमको ऐसे याद रहेगा। अब दूसरा है अपना स्नेल भाई साहब का लॉ है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। अब देखो रेशियो, ये जो साइन ऑफ इंसिडेंस है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको तुम बस डिग्री मान लो, डिग्री किसका, इंसिडेंट का डिग्री तुम मान लो, अभी के लिए बस डिग्री मान लो। और ये भी जो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये डिग्री मान लो, डिग्री किसका, रिफ्रैक्शन का। जैसे ये जो है डिग्री किसका है, इंसिडेंस का, मतलब आ रहा है कितना इंसिडेंस पे वो बेंड, कितना इंसिडेंस पे वो आ रहा है, और जो जा रहा है वो कितना एंगल पे वो रिफ्रैक्ट होकर जा रहा है, तो उसको हम लोग डिग्री मान लिया। ठीक है, साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू होता है, जो कि अभी तुमको नहीं समझने की जरूरत है, ट्रिग्नोमेट्री में तुम खुद सीखेगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो आज हम यहाँ पे, ठीक है, आज हम ऐसे करके लाइट रे मारे हैं, लाइट रे मारे, बाल्टी में लाइट रे मार रहा है,
ऐसे लाइट को हवा से पानी में मारे, और हवा जब मार रहे थे, इंसिडेंट जब ले रहे थे, तो हम क्या किए, 30 डिग्री पे मारे थे। हम लाइट रे को 30 डिग्री पे मारे थे, और जब वो रिफ्रैक्ट हुआ, यानी कि जो पानी में रिफ्रैक्ट हुआ, आपने जो बेंड किया लाइट, तो ये नॉर्मल से 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो चीज है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब हम कोई प्रदेश में भी चलागा, कोई मतलब चाइना में भी चलागा, कोई दुबई में भी चलेगा। दुबई में क्या, मिसाइल के सामने, यहाँ पे मिसाइल है, यहाँ पे बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे, तो मिसाइल के सामने बैठ के एक्सपेरिमेंट कर, तो वहां पे भी ये चीज सेम होने वाला है। ऐसा नहीं कि लाइट रे का मूड आज कुछ और था, दुबई में जाके कुछ और मूड हो गया, हबीबी वाला मूड हो गया, तो वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा, अपना डिग्री को चेंज करेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ये जो डिग्री है, 30 पे 20 ही मिलने वाला है तुमको, 30 पे 20 ही मिलने वाला। मान लो कुछ और चीज में 20 पे 10 मिलता है, तो 20 पे 10 ही मिलने वाला है। यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू रहने वाला है, हर जगह सेम रहने वाला है। बहुत जगह तुम सुना होगा कि ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या चीज से समझे। जैसे मीटर है, मीटर एक जगह सेम ही है, हर जगह जो है मीटर को सेम ही चीज पे नापा जाता है, हर जगह सेंटीमीटर को सेम ही चीज पे नापा जाता है, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू कहा जाता है उसको। तो वैसे यहाँ पे भी ये जो है कांस्टेंट है, 30 पे 20 ही मिलने वाला। चाहे तुम यहाँ पे रहो, पाकिस्तान में रहो, दुबई में रहो, या फिर पाकिस्तान मत जाना, या फिर चाइना पे रहो, चाइना में मत जाना, एक काम करो ना, नागालैंड चला जाना। ठीक है। और फिर एक बट डिमांड होता है, ठीक है। डिमांड क्या होता है, पेयर ऑफ मीडिया जो है वो सेम रहना चाहिए। ये थोड़ा, ये लाइन जो है ना बहुत जगह नहीं लिखा रहता है, सिर्फ इतना ही समझा के छोड़ देता है। तो ये जो है, ये सब लाइन का बिना जो है इनकम्प्लीट हो जाता है। ये जो लाइन है, ये जो अपना लॉ है, ये सब लाइन का बिना इनकम्प्लीट हो जाता है। फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि मीडिया सेम होना चाहिए। सबसे पहला बात, मीडियम सेम होना चाहिए, कि भैया तुम यहाँ पे पानी और हवा और पानी ले रहा, तो तुम दुबई में भी हवा और पानी ही लिया, ठीक है। और फिर पर्टिकुलर वेवलेंथ, वेवलेंथ का क्या मतलब होता है कि लाइट रे जो है, अभी तुम कलर मान लो बस, तो लाइट रे का जो कलर है वो सेम ही रहना चाहिए। तुम सेम लाइट ले रहा है, मतलब तुम येलो कलर का लाइट रे लिया था, यहाँ पे इंडिया में तुम येलो कलर का लाइट रे लिया है, तो दुबई में भी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा तुम जो है, वो भी येलो कलर का ही लाइट रे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा लाइट रे ले रहा है, दूसरा वेवलेंथ का लाइट रे ले रहा है, तो दूसरा वेवलेंथ का लाइट रे लेंगे तो वो उसका कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ये कॉन्स्टेंट हट जाएगा। तो इसको तुम अभी बस कलर मान लो। तो इसमें क्या हम लोग पढ़े कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जितना एंगल पे हम लोग फेंक के मार रहे हैं और जितना एंगल पे वो रिफ्रैक्ट कर रहा है, वो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि यहाँ पे देख लो, साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आर। ये जो डिग्री है, साइन आई साइन आर को डिग्री मान लो, कुछ डिग्री का वैल्यू दिया गया है, तो ये जो डिग्री का वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम यहाँ पे कर रहे हैं या दुबई पे कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इतना हम लोग को समझ आया। क्या 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 होना चाहिए, कुछ डिमांड है ये लोग का कि पेयर ऑफ मीडिया जो है, मतलब मीडियम जो है वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पे भी जो कर रहे हैं वो मीडियम वहां पे भी यूज होना चाहिए, और जो कलर है लाइट का वो भी सेम रहना चाहिए, तभी ये हम लोग को कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाला है। इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। इसको स्नेल भाई साहब ने डिस्कवर किया था, जो कि विलब्रॉड सेरेलियस नाम का एक बंदे ने डिस्कवर किया था, इसलिए उसी का नाम पे ये पड़ गया है। और ये कांस्टेंट वैल्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का माहौल बना दे रहे ना, मतलब पूरा सस्पेंस में डाल रहे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, थोड़ा देर पहले समझा था। ऑप्टिकल डेंसिटी उधर बोल रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कहा जाता है, फिर इधर बोल रहे हैं कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कहां, वांटेड क्रिमिनल बन गया। तो विलब्रॉड सेरेलियस ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। यही था अपना ये। तुम ये बस याद रखना, साइन आई बाय साइन आर जो है कांस्टेंट रहेगा। तुम इतना भी लिख देगा, बहुत जगह इतना भी लिख देगा, तुमको मार्क्स मिल जाता है। यहां से इट्स ऑलवेज कांस्टेंट। बट मेरा एडवाइस रहेगा, इसको भी याद कर लो, कोई उतना माथा पीछी नहीं है, और बिना ये लाइन का इनकम्प्लीट रह जाता है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। अब यही था अपना ये स्लाइड पे। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम लोग आ चुके हैं इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक पे, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक। अब तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पहले से पढ़ के आया तो 10 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाना। 10 मिनट के लिए इमेजिन करो कि तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानते ही नहीं हो, तुम पहली बार देख रहे हो। बस 10 मिनट तुम्हारा अटेंशन जो है ना मेरे पे डालना, और याद अपना दिमाग में रखना कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानते ही नहीं, हम पहली बार पढ़ रहे हैं। और जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा बात है। तो क्या अपना टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपना डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको डिनोट किया जाता है एन से, एन या फिर म्यू से भी किया जाता है। म्यू हायर क्लासेस में होता है, यहाँ पे तुमको एन से ही किया जाएगा, ठीक है। 10 में एन से ही किया जाता है। तो अपना डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और मीडियम 2 का बात हो रहा है। तो ये मीडियम 1 मीडियम 2 स्पीड ऑफ लाइट, ये हम लोग थोड़ा पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक मीडियम है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम पे जा रहा है लाइट रे, तो वो क्या कर रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है उसका। स्पीड चेंज का वजह से क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है लाइट का। तो वही चेंज इन डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो वही रिफ्रैक्शन का एक पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अब तुमको डेफिनेशन तो समझा दिए, लेकिन इसको अगर सिंपल वर्ड में बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है, ठीक है। एक नंबर होता है जो हम लोग को ये बताता है कि लाइट का स्पीड पहला मीडियम के मुकाबले दूसरा मीडियम में कितना कम हो रहा है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर से सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है जो हम लोग को बता रहा है कि पहला मीडियम के मुकाबले, मीडियम वन जिसमें लाइट ट्रेवल कर रहा है, मान लो हवा या कुछ भी, एक्स मान लो, उसके बाद वाई मान लो, एक्स से वाई में लाइट जो जा रहा है, तो पहला मीडियम यानी कि एक्स के मुकाबले वाई में लाइट का स्पीड कितना कम हो रहा है। एक्स के मान लो पहला मीडियम में लाइट का स्पीड था 100 का स्पीड, ठीक है, पहला मीडियम में लाइट का स्पीड था 100 का स्पीड, और हम लोग को बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अपना 2 है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके रखा है वाई में, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो ये दोनों मीडियम का, वो क्या है 2 देके रखा है हम लोग को। तो इसका मतलब ये है कि x में मान लो 100 का स्पीड था, तो y में आते आते वो जो लाइट रे है उसका स्पीड हो जाएगा 100/2, यानी कि 2 गुना से कम हो जाएगा वो। y में आते आते वो जो लाइट का स्पीड है, पहला में था उसका 100 का स्पीड, तो क्या है दूसरा में आते आते वो 2 गुना से कम हो जाएगा, यानी 2x से कम हो जाएगा। वहीं पर मान लो 1.5 दिया रहा था, तो यानी कि 1.5x से कम हो गया, 1.5x से कम हो गया होता है। लाइट का स्पीड कितना स्लो डाउन हो रहा है, कितना कम हो रहा है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो 2 गुना मतलब कितना 100/2 हो गया होगा, यानी 50 का स्पीड हो गया होगा। 1.5 गुना मतलब कितना 15 ऊपर 100, तो कुछ आएगा पता नहीं, डिवाइड कर लेना। मतलब हम, मेरा कहने का सेंस तुम समझ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि लाइट का जो स्पीड है वो पहला मीडियम के मुकाबले कितना कम हो रहा है, इसी को सिंपल वर्ड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। बहुत सारा तरीका है इसको समझाने का, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका हमको यही लगा, और उतना तुमको डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है। तुमको ऐसा नहीं डिटेल में पूछ रहा है, तुम बस सिंपल सब समझ लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसका टाइप्स 2 है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, तुम ये समझ लो। उसके बाद न्यूमेरिकल है, 2-3 न्यूमेरिकल करना, न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इसका टाइप समझना है। टाइप्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला केस लो जिसमें हम लोग फर्स्ट मीडियम को एयर लेने वाले हैं। पहला केस हम लोग ले रहे हैं जिसमें पहला मीडियम एयर को फिक्स रखने वाले, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल वही वाला जो हम लोग पहले से लेते आ रहे हैं, एक लेजर बीम ले लो। भाई छोटा भाई होगा तो क्या करना, उसको एक दो झापड़ मारना, उसके बाद लेजर बीम तो होगा जिसे वो खेलता होगा, तो उससे ले लेना, ठीक है। तो क्या करना, उससे हम लोग खेल रहे हैं, उससे हम लोग हवा से, ये बाल्टी ले लिए, बाल्टी पे पानी भर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, उस पर लेजर बीम को मारेंगे, अपना लाइट को जो है लेजर बीम जो है उसको उस पे मारेंगे। तो लेजर बीम का जो लाइट है वो कहां से जा रहा है, हवा से पानी में जा रहा है, हवा से पानी में जा रहा है। तो वो क्या, हवा, और मान लो तुमको वाटर का, हवा का स्पीड तो हम लोग को पता है कि हवा में लाइट जो है वो सी का वैल्यू में ट्रेवल करते हैं, यानी कि हवा को हम लोग वैक्यूम ही मानते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि लाइट जितना वैक्यूम में स्पीड रखता है उतना ही हवा में भी रखता है। तो कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर का स्टार्टिंग से। अगर नहीं भी पता होगा तो सुन लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हवा में लाइट का स्पीड इतना होता है। अब तुमको कोई बोलेगा कि वो जो पानी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो वो इंसान कहना चाह रहा है कि वो पानी का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो वो कहना चाह रहा है ये कि लाइट का स्पीड जो है 2 गुना से कम हो जाएगा, 2x से कम हो जाएगा। कब, जब वो पानी में डूब जाएगा। क्या बोले हम, तुम लेजर बीम लिया है, ये मेरा लेजर बीम, हम लेजर बीम लेके पानी में मार रहे हैं, तो वो जो लाइट है वो कहां से आ रहा है, पानी से, हवा से पानी में जा रहा है, हवा से पानी में जा रहा है। और कोई तुमको लड़का के बोलता है कि भैया पता है आपको क्या, ये जो है, ये जो पानी है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो वो लड़का जो मेरे को बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है पानी का, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या डिनोशन करता है कि ये जो लाइट का स्पीड है, पहले तो हवा में था तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चल रहा था वो, ठीक है, मतलब 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा था, सिंपल वर्ड में बोले तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा था अपना। लेकिन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है वाटर का, तो जब वाटर में वो घुस जाएगा, वाटर में जब वो घुस जाएगा तो उसका स्पीड जो है 2 गुना से कम हो जाएगा, 2x से कम हो जाएगा। वहीं पर बोलता है वो पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, वहीं पर बोलता है 3.5 है या 3 है या 5 है, तो 5 गुना से कम होता है, 3.5 से कम होता है, ऐसे यही डिनोशन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही बताता है सिंपल सी चीज अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला केस में हम लोग क्या लिए, पहला मीडियम को हम लोग हवा ले लिए, तो पहला मीडियम को हम लोग हवा ले लिए। अगर पहला मीडियम तुम्हारा फिक्स रहेगा, पहला मीडियम को हम लोग फिक्स करके हवा ही ले लिया, अब हम हवा से ही पानी में जा रहा है, अब हम हवा से ही लेजर बीम लेके ग्लास में जा रहा है, अब हम हवा से ही लेजर बीम लेके बर्फ में जा रहे हैं, अब हवा से ही मम्मी का सरसों तेल का बोतल लेके खोल के हवा से ही सरसों तेल का बोतल में अपना लाइट को ढुका रहे हैं, लेजर बीम को ढुका रहे हैं, लाइट रे को ढुका रहे हैं। तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें पहला मीडियम जो है, देखो इसमें 2 मीडियम का यूज हो रहा था, तो जिसमें पहला मीडियम हवा फिक्स रहेगा, पहला मीडियम एयर फिक्स्ड रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है n=c/v। हम क्या बोले, जिसका पहला मीडियम जो है एयर यानी कि फिक्स्ड रहेगा। ये देखो, एयर से कोई भी मीडियम में चला जाओ, एयर से कोई भी मीडियम में चला जाओ और पहला मीडियम जो है वो फिक्स्ड रहेगा, पहला मीडियम अपना एयर को हम फिक्स्ड कर लिए, तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको हम लोग कहेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, n=c/v। n से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किए, ठीक है।
सी क्या हो गया, सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कंफ्यूज मत हो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही समझो, वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो यहाँ पे लिख के हम मिटा दिए, हम पागल है। और वी क्या है अपना दूसरा वाला जो पानी है या फिर दूसरा वाला जो मीडियम ले रहा है, उसमें वी लाइट का कितना स्पीड है उसको हम लोग वी से डिनोट कर रहे हैं। हम लोग क्या है, वी मतलब वेलोसिटी होता है, तो लाइट स्पीड को हम लोग वेलोसिटी से भी डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो v1 v2 लिखे थे, यानी कि हम स्पीड बता रहे हैं कि स्पीड कुछ x होगा, स्पीड v1 है, स्पीड v2 है, यानी कि वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी v2 है, मतलब ये दोनों साथ चलता है, स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज हम लोग मान सकते हैं अभी के लिए। तो पहला हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आ गया, कब होता है, जब पहला मीडियम जो है एयर फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तुम थोड़ा सा अच्छा से लिख लेना, हम शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ यहाँ पे लिखे हैं, और थोड़ा अच्छा से अगर अपना नोट्स बना रहा हो तो और थोड़ा अच्छा से लिख लेना। अच्छा, अब हम तो केस ले लिए, लेजर बीम लेके हम खेल रहे थे, हवा से कोई चीज बजा रहे थे, हवा से पानी में गए, हवा से बर्फ में गए, हवा से तेल में गए हम। लेकिन क्या क्या किया, अगर क्या होगा अगर हम जो पहला मीडियम जो है एयर उसको हटा दें, अब हम क्या करें, अब हम पानी से ग्लास में जा रहे हैं, अब हम ग्लास से पानी में जा रहे हैं, तो उस समय क्या होने वाला, उस समय वो जो केस होता है, मतलब पहला मीडियम तो एयर फिक्स रखा था, तो वो हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दूसरा टाइप है कि हम लोग हवा को जो है फिक्स नहीं रख रहे, अब हम लोग कोई और चीज से कोई और चीज में जा रहे हैं, हवा का यूज नहीं हो रहा, पहला मीडियम जो है वो हवा नहीं होना चाहिए, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लास से पानी में जा रहे हैं, या पानी से ग्लास में जा रहे हैं, या ग्लास से तेल में जा रहा है, कुछ भी चीज, मतलब जो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट जो भी होता है, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव जो भी, जिसमें लाइट जो है पास कर देता है, ट्रांसपेरेंट चीज होता है, तो अब वो चीज से वो करे कब पहला मीडियम जो है एयर नहीं है तब, ठीक है। तो पहला मीडियम को हम लोग एयर नहीं ले रहे, तो तब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। ये टाइप्स कभी तुमको पूछने नहीं मिलता है, एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाला है तुमसे, बहुत ही कम चांसेस है कि ये सब टाइप में पूछे। हाँ, बस तुमको न्यूमेरिकल करने में थोड़ा जानने में थोड़ा हेल्प होगा कि कब एब्सोल्यूट लग रहा है, कब ये लग रहा है, रिलेटिव लग रहा है। और क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा गया ये टाइप्स है, कोई भी तुमसे पूछ देगा एब्सोल्यूट क्या है, कभी स्कूल में पढ़ा रहा है एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव क्या है, तुम बोलोगे भैया आपका वन शॉट देखे वो 2 घंटा का था, दूसरा वीडियो 2 घंटा का था, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव क्या है। तो रिलेटिव में क्या होता है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है, पहला मीडियम जो है एयर फिक्स्ड नहीं रहता है। तो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 में लाइट का स्पीड मान लो v1 था, मतलब कुछ v1 हम लोग मान लिए, और वेलोसिटी 1 यानी कि मीडियम 2 में v2 है, यानी कि कुछ और स्पीड है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, n जो है 2:2,1 हम लोग ऐसे लगाते हैं, ऊपर में v1 बाई v2 लिखते हैं। ये 2,1 जो है इसका मतलब क्या है, ri ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, मतलब पहला मीडियम के मुकाबले दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना। हम क्या तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही क्या समझाया कि पहला मीडियम के मुकाबले, तो यहाँ पे भी वही कहना चाह रहे हैं, 2,1 लिखा है, तो ये मतलब ही इसका ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाला का, यानी कि जो वेलोसिटी 2 है, ये जो नीचे वाला मीडियम है, इसका पहला मीडियम के मुकाबले कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को यहीं पे डिनोट किया जा रहा है। यहीं पर इसको ऐसे लिखा जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल तुमको हम दिखा दो, जैसे मान लो ये है ग्लास और ये है वाटर। तो मान लो ग्लास में तुमको बोल दिया कि हम बोल दिए तुमको कि ग्लास, फॉर एग्जांपल बोल रहे भाई, असली में नहीं बोल रहे, तो ग्लास में हम बोल दिए कि ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पे चल रहा था अपना लाइट, यानी कि कितना है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड में, तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड में ग्लास में वो चल रहा था। अब हम तुमको बताया कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5। मान लो कोई गाढ़ा वाटर होगा, नमक वमक मिला दी वाटर में और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दिया 1.5। हालांकि ऐसा होता है कि वाटर जो है ग्लास से कम डेंसर होता है, लेकिन मान लो नमक वमक मिला के हम पानी को और डेंस कर दिए, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो हम ये मानेंगे कि ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड था, और वाटर का जो है 1.5 है। तो भैया आप बोले थे कि पहला मीडियम के मुकाबले लाइट का स्पीड कितना कम हो रहा है, तो यहाँ पे तो 1.5 गुना कम हो रहा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप बताया मेरे को वाटर का 1.5, इसका मतलब ये है कि पहला मीडियम पे जितना स्पीड था उससे 1.5x कम हो जाएगा लाइट का स्पीड दूसरा मीडियम में, उससे क्या हो जाएगा 1.5x कम हो जाएगा दूसरा मीडियम में ये स्पीड। तो ये जो एग्जांपल लिए ग्लास वाटर का, इसको तो मान सकता है रिलेटिव, पहला मीडियम फिक्स्ड एयर नहीं हुआ, पहला मीडियम अगर एयर नहीं हुआ तो वो हुआ रिलेटिव, पहला मीडियम अगर एयर हो गया तो वो हो गया एब्सोल्यूट। बस यही था अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। आई होप सो तुमको समझना में थोड़ा कामयाब रहे होंगे, हम नहीं भी कामयाब होंगे तो बस तुम ये लाइन ही याद रखिएगा, पहला मीडियम के मुकाबले लाइट का स्पीड कितना कम हो रहा है, खुद से भी थोड़ा देर बैठ के समझेगा, थोड़ा देर खुद से लिखेगा, थोड़ा देर बैठ के समझेगा, तो तुमको अच्छा से तुम्हारा दिमाग में फिट होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं इसका 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अब चलते हैं वो सारा क्वेश्चंस पे।
अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक दो सवाल लगा लेते हैं। ये सवाल क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट व्हेन इट एंटर्स अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। वेलोसिटी पूछ रहा है यानी कि स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड कनेक्टेड है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि स्पीड निकालो लाइट का जब वो एक मीडियम में घुस रहा है 1.5 का, ठीक है। अब तुम मेरे को बोलेगा कि भैया यहाँ पे तो पहला मीडियम के बारे में बात ही नहीं किया गया। अब हम लोग पढ़ते आ रहे कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो दो मीडियम का इस्तेमाल होता है, पहला मीडियम से दूसरा मीडियम में घुसता है। लेकिन यहाँ पे पहला मीडियम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे के ही नहीं रखा है। तो जब तुमको पहला मीडियम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखा होगा, तब तुमको मानना है कि पहला मीडियम जो है वो एयर होगा। हम लोग क्या मानना पड़ेगा, पहला मीडियम जो है वो एयर होने वाला है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि लाइट जो है अपना एयर से, मीडियम मान लो एक्स है, ये मान लो मीडियम एक्स है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग देख रहे हैं 1.5, तो एयर से मीडियम एक्स में ढुक रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, लाइट जो है अपना एयर से मीडियम एक्स में ढुक रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हम लोग को देख रखा है। ठीक है, हम लोग को इतना समझ आया। अब तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तुम पहले ही पढ़ के आ रहा है, क्या होता है, n इज इक्वल टू सी बाई वी। कब, जब एब्सोल्यूट होता है, यानी कि पहला मीडियम जो है जब एयर होता है। ठीक है, हम लोग को इतना पता है। अब हम लोग गिवन लिखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तुमको फिर से क्वेश्चन एक बार समझा दे रहे हैं। हम लोग को स्पीड पूछा जा रहा है लाइट का जब वो एक मीडियम में ढुक रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ठीक है, तो हम लोग गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देख रखा है n, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1.5 है। फिर उसके बाद हम लोग को c पता रहता है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये c क्या है, लाइट का स्पीड एयर में। लाइट का स्पीड एयर में और लाइट का स्पीड वैक्यूम में हम लोग दोनों को सिमिलर ही मानते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो c कितना आ गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। n इज इक्वल टू t बाई v हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो n देके रखा है, c देके रखा है, v हम लोग आसानी से निकाले हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो n इज इक्वल टू c बाई v, थोड़ा छोटा लिख रहा है। n अपना 1.5 है, c जो है अपना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, उसका नीचे v लगा हुआ है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, v यहाँ पे जाएगा 1.5 जो है, या फिर ऐसे देखो v यहाँ पे जाएगा, सिंपली v को यहाँ पे ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या हो गया, 1.5 v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अभी हटा दो, बाद में लगा देंगे। तो ये 1.5 और v जो है मल्टीप्लाई में है, मतलब v के साथ 1.5 जो है मल्टीप्लाई में है, तो हम यहाँ पे लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ बाई 1.5 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में है। ठीक है, अब देखो जैसे 1.5 का डबल होता है 3, तुम तो खुद ही जानता होगा। 1.5 का डबल होता है 3, 2.5 का डबल होता है 5, तो वैसे 1.5 का डबल जो है 3 होता है, यानी कि 2 से कट जाएगा। 1.5 × 2 तुम करेगा तो 3 आएगा, करके देख लेना। तो v का वैल्यू अपना आ गया 2 × 10⁸। वैल्यू लगाना मत भूलना, यानी कि मीटर पर सेकंड, सॉरी यूनिट लगाना मत भूलना, जो कि होता है मीटर पर सेकंड अपना। तो लाइट का स्पीड अपना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट का स्पीड कब ये हो रहा है, जब वो एक मीडियम में ढुक रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है। आई होप सो अब तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छा से समझ पा रहे हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों दिखाया गया है, और ऐसा न्यूमेरिकल करना बहुत ही ईजी है। तुमको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और ये निकाल देना। और मोस्टली ना तुमको क्या है कि एब्सोल्यूट से ही पूछेगा, तुमको रिलेटिव से उतना क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि दो अलग अलग मीडियम दिख रहा है। तुमको मोस्टली ये जो है एब्सोल्यूट वाला ही दे रखा है। ठीक है, तो उसी से तुमको निकालना पड़ेगा। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमंड का 2.42 है। व्हाट डज दिस मीन, हम लोग को देख रखा है कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो हम तुमको फॉर करंट इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज के लिए तुमको बता दे रहे कि डायमंड जो है वो डेंसेस्ट होता है और वैक्यूम जो है वो रेयरेस्ट होता है। यानी कि वैक्यूम जो है उसका सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी है, जिसको 0 माना जाता है, यानी कि बहुत हल्का है, वो सबसे हल्का वही है। और सबसे भारी जो होता है, जिसको सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, उसको डायमंड माना जाता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट में बात करें जिसमें लाइट पास हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा है कि डायमंड का हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिए कि 2.42 होता है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है हम लोग को कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग के लिए हम तुमको जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया था तभी हम तुमको बताए थे कि पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है जो तो हमको बता रहा है कि पहला मीडियम के मुकाबले लाइट का स्पीड दूसरा मीडियम में आते आते कितना कम हो जा रहा है। पहला मीडियम के मुकाबले लाइट का स्पीड दूसरा मीडियम में आते आते कितना कम हो जा रहा है। तो ये जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को 5 देके रखता है। ठीक है, 5 हालांकि होता नहीं है, लेकिन मान लो 5 देके रखता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पहला मीडियम के मुकाबले, मान लो पहला मीडियम जो था वो अपना एयर था, तो एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट का स्पीड होता है। तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से 5 गुना कम हो जाता है। दूसरा मीडियम में आते आते 5 गुना लाइट का स्पीड कम हो जाता है। मान लो पहला मीडियम में फिर 100 होता है। ठीक है,
तो 100 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा जब वो दूसरा मीडियम में आएगा, यानी कि 5 गुना से कम हो जाएगा। तो 5 गुना से कम हो जाएगा यानी कि 20 का स्पीड पे आ जाएगा लाइट। तो इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे क्या देके रखा है 2.42 लेके देके लिखा, यहाँ पे 2.42 देके रखा है। तो इसका सिंपली मतलब होगा कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस बाय 2.42 टाइम्स, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2.42 टाइम्स से कम हो जाता है जब वो डायमंड में घुसता है। डायमंड क्या है अपना पहला दूसरा मीडियम है, ये डायमंड है। और ऊपर में क्योंकि हम लोग को पहला वाला इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या मानेंगे ये एब्सोल्यूट का केस है, यानी कि ऊपर वाला जो है वो एयर है, तो दूसरा वाला जो है अपना डायमंड है। तो एयर से डायमंड में घुस रहा है तो हम लोग क्या मान रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज होता है 2.42 टाइम्स जब वो डायमंड में घुस रहा है, यानी कि यहां से यहां पे घुसा तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2.42x कम हो गया, ठीक है। When it enters diamond, जब डायमंड में घुसा 2.4 टाइम्स कम हो गया एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब लाइट का स्पीड जितना ऊपर में था यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो में था तो वो डायमंड में आते आते कितना कम हो गया है, 2.42 टाइम कम हो गया है। अब तुम प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकता है, जो ऊपर में हम किया है वही तुम यहाँ पे भी लगा कर सकता है। जैसे यहाँ पे एन हम लोग को देकर रखा है 2.42 और यहाँ पे सी हम लोग को पता है वही जो ऊपर में तुमको पता है 3 × 10⁸। अब तुम यहाँ से v निकाल लेना अपना फॉर प्रैक्टिस के लिए। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है करने में क्योंकि डेसिमल में, लेकिन कर लेना तुम्हारा ही प्रैक्टिस होगा। तो यही था अपने इस स्लाइड पे। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम लोग आ चुके हैं एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पे जो कि है ग्लास स्लैब लिया जाता है। इस एक्टिविटी में क्या होता है ग्लास स्लैब यानी कि ग्लास लिया जाता है। ग्लास का जो तुम अपना इसमें भी देखा होगा, अगर लैब में गया हो अपना फिजिक्स का तो उसमें देखा होगा ग्लास का स्लैब एक रेक्टेंगुलर पीस में मोटा सा होता है, ग्लास का पूरा बना होता है, कांच का बना होता है। तो वो कांच के ग्लास में हम लोग क्या मारने वाले हैं लाइट रे मारने वाले हैं। और लाइट रे यहाँ से पहले कांच के ग्लास में जाएगा, कांच के ग्लास में रिफ्रैक्ट होके फिर कांच के ग्लास से बाहर निकलेगा तो और एक बार रिफ्रैक्शन होगा। तो वही यहाँ पे समझाया गया, ये एक्टिविटी यही है, ये क्या है एनसीईआरटी का एक्टिविटी अपना, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं ग्लास में कांच ग्लास पे ग्लास जो है उस पे लाइट रे अपने मारने वाले हैं। तो सबसे पहला केस क्या होगा हवा से लेजर बीम, क्योंकि हम लोग ऊपर से मारने वाले हैं तो लेजर बीम पहला मीडियम जो है लेजर बीम के लिए यानी कि लाइट के लिए सबसे पहला मीडियम क्या होगा वो होगा एयर यानी कि हवा। उसके बाद कहां पे जाएगा ग्लास में जाएगा, वो दूसरा मीडियम उसके लिए क्या हुआ ग्लास, फिर ग्लास से वो एयर में निकलेगा तो तीसरा मीडियम उसके लिए क्या हुआ एयर, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया पहला मीडियम अपना एयर, दूसरा मीडियम अपना ग्लास, तीसरा मीडियम जो है वो अपना फिर से एयर हुआ, ठीक है। तो एयर पहला केस हम लोग ले रहे हैं, कहां से मार रहे हैं एयर से, हवा से। तुम इधर खड़ा है, ये ग्लास लिया है अपना, वो जो ग्लास स्लैब लिया है तो उस पे तुम लाइट रे मारा। तो सबसे पहला जो लाइट मार रहा है लेजर बीम से लाइट मार रहा है, तो लाइट जो मार रहा है तो कहां से जा रहा है वो सबसे पहला केस में हवा से ग्लास में जा रहा है। कहां से जा रहा है इमेजिन करना, समझना कि तुम खुद ही फिजिक्स क्लास में होके या खुद ही अपने घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक लेजर बीम लेके लेजर बीम कहां से मारा हवा से ग्लास में घुस रहा है, लेजर बीम जो है लेजर बीम कहां से घुस रहा है हवा से ग्लास में घुस रहा है। अब क्योंकि हवा रेयरर होता है अपना यानी कि हल्का होता है, ग्लास जो वो डेंसर होता है, तो जब रेयरर से डेंसर में जाता है लाइट के तो वो क्या करता है बेंड करता है किसका तरफ नॉर्मल की तरफ, बेंड किसका तरफ करता है नॉर्मल की तरफ, जो कि तुम रूल्स में भी पढ़ते आ रहा है। तो ये अपना मारे लाइट रे मारे, तो जो लाइट रे हम मारते हैं जो लाइट रे जो जाता है सबसे पहले जाता हुआ लाइट रे ये हम लेजर बीम ग्लास पे मारे, ठीक है। तो जो लाइट रे जा रहा है, जो लाइट रे ग्लास पे जा रहा है वो ग्लास पे जा रहा है उसको बोला जाता है इंसिडेंट लाइट रे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे IR जो कि पहला वो अपना इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। अब हम बना दिए यहाँ पे ये लाइट रे पहुंचा, ठीक है, ये ग्लास को टच किया, तो जहां पे ग्लास को टच किया है वहां पे हम क्या करेंगे एक नॉर्मल बना देंगे। नॉर्मल क्या होता है एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, सीधा लाइन होता है जो कि इमेजिनरी लाइन होता है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ठीक है, N1 ड्रॉ किए क्योंकि ये और भी नॉर्मल बनाना पड़ेगा हम लोग को, इसलिए N1 N2 करके कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना पहला नॉर्मल हम ड्रॉ कर दिया है, पहला नॉर्मल ड्रॉ किए। अब ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे जो आता हुआ रे है, और ये जो नॉर्मल है इसका बीच का एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं ऐसे एंगल आई करके लिखे हैं, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ठीक है, हम लोग को समझ आए। अब जो लाइट रे ग्लास का अंदर रिफ्रैक्ट करेगा, जो लाइट रे ग्लास का अंदर बेंड होगा, किसका तरफ बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने वाला है। ये देखो ये जो लाइट रे जो आ रहा था वो क्या हो जाता था सीधा जाना था, उसको असल में सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो ग्लास में ढुका है उसका स्पीड चेंज हो रहा है और वो इसलिए वो बेंड करेगा। बेंड कहां करेगा नॉर्मल की तरफ करेगा, तो इसको सीधा जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, इसका एक्चुअल पोजीशन ये होना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। ये क्या है अपना रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल की तरफ बेंड होके ये रिफ्रैक्ट हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। इसको रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है जो रिफ्रैक्ट हो रहा है यानी कि जो बेंड हो रहा है उसको रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। बेंड या फिर अवे जा रहा है, अपना डायरेक्शन को चेंज करे, तो इसको RR में हम लिखे शॉर्ट फॉर्म में लिखे RR जो कि हुआ रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे का बीच का जो एंगल बन रहा है जिसको एंगल R करके लिखे है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे ऊपर में बन रहा था नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस का बीच को
इंसिडेंट रे और नॉर्मल का बीच का जो एंगल था उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहे थे, वैसे यहाँ पे नॉर्मल और एंगल रिफ्रैक्टेड रे का बीच का जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आया इतना। अब ये जो एंगल है, ये एंगल को थोड़ा इग्नोर करना। एक्चुअली में जब लाइट रे निकल रहा है तो तुमको विजुअलाइज तुम करेगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, लेकिन अभी के लिए ये एंगल इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग के लिए लास्ट वाला एंगल जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब समझो, मेरा बात पे सिर्फ ध्यान देना। ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे ग्लास में है। अभी लाइट रे कहाँ पे, अभी लाइट रे का पोजीशन कहाँ पे, वो ग्लास के अंदर पे। अब क्या करेगा वो, दूसरा बार रिफ्रैक्शन करेगा। क्या करेगा वो, ग्लास से एयर में निकलेगा। हम तुमको क्या बताते हैं, 3 मीडियम है हम लोग के लिए, एयर, फिर ग्लास, फिर एयर। तो वो ग्लास से, अब दूसरा केस है, पहला केस में तो एयर से ग्लास में ढुक गया, अब वो क्या करने वाला है, ग्लास से एयर में ढुकने वाला है। यानी कि ग्लास से बाहर निकल के वो हवा में जाने वाला है, ग्लास से बाहर निकल के वो हवा में जाने वाला है। तो ये अपना ग्लास हो गया, ये अपना हवा हो गया, ग्लास हवा, ग्लास हवा। ठीक है, ग्लास क्या हुआ, डेंसर हुआ, एयर क्या हुआ, रेयर हुआ। ग्लास डेंसर है, एयर जो है वो रेयर है। तो जब डेंसर से एयर रेयर में जाता है तो रूल का हिसाब से क्या होता है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल करता है, मतलब नॉर्मल जो बनाया है नॉर्मल से अवे जाएगा। तो ये अपना रिफ्रैक्टेड रे जहां पे ये सरफेस को टच किया है, यानी कि एंडिंग ऑफ ग्लास स्लैब, वो जो ग्लास स्लैब जैसे उसका जो एंड है यहाँ, जैसे इतना मोटा यहाँ पे ऐसे हम ग्लास स्लैब रखे। ठीक है, तो पहले तो लाइट रे यहाँ से आया, तो यहाँ पे हम नॉर्मल बना के यहाँ पे वो रिफ्रैक्शन किया, अंदर में रिफ्रैक्शन किया। अभी वो क्या करने वाला है, यहाँ से एंडिंग से निकलने वाला है। तो एंडिंग का यहाँ पे हम, जहां पे वो टच किया है, जो रिफ्रैक्टेड है जहां पे वो टच कर रहा है इसका एंडिंग को, वहां पे हम नॉर्मल बना दिए। तो यहाँ पे एक नॉर्मल बना दिए, एक नॉर्मल बना के वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट कर देगा। वो लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट फिर से करेगा, अपना डायरेक्शन फिर से चेंज करेगा। इस बार कहां चेंज करेगा, इस बार वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चेंज करेगा। देखो उसका एक्चुअल पोजीशन क्या होना चाहिए था, ऐसे सीधा आ रहा है, मतलब इस तरफ होना चाहिए था, लेकिन इस बार क्योंकि वो डेंसर से रेयर में आ रहा है तो वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से बाहर चल जाएगा। ठीक है, ये अपना दूसरा नॉर्मल था जो कि हो चुका है N2, यानी कि दूसरा नॉर्मल। रुक जाओ, N2 यानी कि नॉर्मल 2, ये अपना दूसरा नॉर्मल हुआ जो कि हम तुमको कैसे बनाए तुमको सिखा दिए। अब देखो, जो लाइट रे फाइनली बाहर निकला है, जो लाइट रे फाइनली बाहर निकल चुका है, मतलब लास्ट में जो सबसे बाहर निकल रहा है उसको हम क्या, हम लोग क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। जो लाइट रे फाइनली बाहर निकल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट में बाहर निकल रहा है, सब कुछ हो गया, अब वो फाइनली उसका लास्ट स्टेज पे वो ऐसे करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं, वो लाइट रे को हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे। जो क्या कर रहा है, ग्लास से एयर में निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या किए, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है उसको ER, यानी कि इमर्जेंट रे। अब वही सेम जो इतना देर से हम लोग करते आ रहे हैं एंगल के लिए, ये नॉर्मल और ये इमर्जेंट रे, ये नॉर्मल और ये इमर्जेंट रे का बीच का जो एंगल है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे एंगल E। ठीक है, हम लोग को इतना समझ आया। तो ये सारा तुमको टर्म समझा दिए है। अब इसके बाद हम लोग को और एक टर्म समझना है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग को समझना है लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तुमको इसी का मुकाबले समझाए, मतलब इसी से हम तुमको समझाने वाले। अब थोड़ा सा हम थोड़ा इमेज को खराब करने वाले हैं, तो आई होप सो तुम इतना समझ गया है। इतना समझने के बाद हम थोड़ा इमेज को खराब करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो लैटरल, ये अपना कंस्ट्रक्शन कर लिया, अब तुमको हम समझाएंगे इसके बाद। ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा गया है, इसका डेफिनेशन क्या लिखा गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट, तुम नोट्स भी बना सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड एक्चुअल इमर्जेंट रे। ठीक है, ओरिजिनल इंसिडेंट रे लिखा गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, मतलब 90 डिग्री पे डिस्टेंस कितना है, सिंपली मान लो अभी के लिए कि डिस्टेंस के बारे में बात किया जा रहा है, कितना दूरी है। ठीक है, कितना दूरी किसका किसका, बिटवीन, ये बी और ये इसका बिटवीन का मतलब है इसका ओरिजिनल इंसिडेंट रे। ओरिजिनल इंसिडेंट रे मतलब कुछ शायद से इंसिडेंट रे का बात कर रहा है। ठीक है, हमको इतना समझ आया। तो इंसिडेंट रे तो ये वाला लाइट रे है, इंसिडेंट रे जो आ रहा था सबसे पहले जो आया उसको हम बोल रहे थे इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे यानी कि इसका कुछ बात किया जा रहा है, तो ओरिजिनल, लेकिन तब भी भैया हमको ओरिजिनल इंसिडेंट रे का मतलब नहीं समझ आया। ठीक है, छोड़ो उसको। और फिर एक्चुअल इमर्जेंट रे, एक्चुअल इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे तो भैया जो फाइनली में निकला था उसका बारे में बात किया जा रहा था। तो भैया हमको ये तो समझ आया कि कुछ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या बात कर रहा है नहीं हमको समझ आया। अब हम तुमको बताते हैं। देखो ये अपना इंसिडेंट रे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ग्लास नहीं होता, मान लो यहाँ पे ये जो ग्लास हम रखे ये ग्लास नहीं होता, तो लाइट कहाँ पे जाता, लाइट का डायरेक्शन क्या होता, वो सीधा जाता। तो लाइट सीधा जाते जाते वो कहां पे रहता है, ये जो हम डॉट डॉट करके बनाए हैं, कंस्ट्रक्शन किया अभी हम, तो वो सीधा यहाँ पे रहता है, सीधा जाते हैं और ये उसका पाथ रहता है, ये जो है उसका पाथ रहता है। लेकिन क्योंकि हम बीच में ग्लास रख दिया तो वो कुछ आधा टेढ़ा करके अपना डायरेक्शन चेंज करके, आधा टेढ़ा बोल रहे, वो कुछ अपना डायरेक्शन चेंज करके वो क्या हो रहा है, यहां से निकल रहा है। लाइट जो है अपना डायरेक्शन चेंज करके यहां से निकल रहा है, जो कि एज अ इमर्जेंट रे निकल रहा है। तो ओरिजिनल इंसिडेंट रे का मतलब क्या है, जो लाइट अगर ग्लास नहीं होता और सीधा सीधे जाते रहता अपना इंसिडेंट रे, तो वो कहां पे उसका पोजीशन होता है, कहां पे पोजीशन होता है, यहाँ पे।
ये जो हम डॉट डॉट करके बनाए हैं यहाँ पे उसका पोजीशन रहता है, ठीक है। ओरिजिनल इंसिडेंट रे का मतलब ये हुआ, और एक्चुअल इमर्जेंट रे का मतलब हुआ जो एक्चुअली में इमर्जेंट रे निकल रहा है, लास्ट में जो इमर्जेंट रे निकला। एक्चुअल पोजीशन क्या है लाइट का लास्ट में जब ग्लास से रख दिया है तो उसको एक्चुअल इमर्जेंट रे हम लोग कह रहे हैं। तो उसका बीच में क्या लिखा गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि सीधा सीधा डिस्टेंस। नॉर्मली तुमको सिंपल वर्ड में बोले तो ये डिस्टेंस के बारे में बात किया जा रहा है। ये जो एक्चुअल इंसिडेंट रे है जहां पे उसको जाना चाहिए था, जो असली पाथ लेना चाहिए था बिना ग्लास का, वो, और ये जो एक्चुअल इमर्जेंट रे है, ओरिजिनल इंसिडेंट रे, एक्चुअल इमर्जेंट रे, दोनों का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि सीधा सीधा डिस्टेंस। सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब यानी कि सीधा डिस्टेंस लिया जा रहा है, ऐसे जगह के डिस्टेंस नहीं लिया जा रहा है। तो ये इसका बीच का एक सीधा डिस्टेंस जो कि 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर कहा जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये डी को थोड़ा सा पीछे वाला उसका जो डंडी है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी कि ये हुआ अपना लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो तीन चीज पे वेराई करता है, यानी कि डिपेंड करता है। सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हम ये मार रहे हैं, इंसिडेंट लाइट रे को जो हम कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मार रहे हैं, मतलब जो लाइट रे हमारे वो कितना एंगल पे मार रहे हैं सिंपली, ठीक है। अच्छा, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, मतलब ग्लास में कितना, ये जो डिस्टेंस है ये जो डिपेंड करता है, मतलब ये डिस्टेंस कितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब जितना ज्यादा, जितना हम टेढ़ा करके मारेंगे एंगल को, मतलब इसका अगर एंगल को चेंज करेंगे तो ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी चेंज होगा, ठीक है। हम लोग ये समझ आया, सबसे पहला समझ आया। और दूसरा थिकनेस ऑफ स्लैब, मतलब ग्लास जो है कितना मोटा है, थोड़ा पतला मोटा होगा तो कम होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा मोटा होगा ग्लास जो है अपना लिए, जो ग्लास स्लैब लिए थे रेक्टेंगुलर वो, तो उससे उसका जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होगा। तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ग्लास अगर ज्यादा डेंसिटी वाला लिया गया, ग्लास बहुत तरीका का होता है, ठीक है। तो कोई होता है पतला ग्लास, कोई होता है कम डेंसिटी वाला ग्लास, कोई होता है भारी डेंसिटी वाला ग्लास, कोई होता है हाई क्वालिटी वाला ग्लास। तो हाई क्वालिटी वाला ग्लास में क्या होता है यूजुअली, तो उसका डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा होता है। तो इसका अगर मान लो डेंसिटी किसी का बहुत ज्यादा हो, ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ही लाइट को बेंड करेगा। क्यों बेंड करेगा, क्योंकि लाइट का स्पीड जो है वो कम हो रहा होगा, जितना ज्यादा स्लो डाउन होता है उतना ज्यादा बेंड होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम थोड़ा आगे पढ़ने वाला अच्छा से। तो ये था इस एक्टिविटी में। चलो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस को बारे में। लेंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, अपना हेडिंग क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। इसमें स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल का मतलब होता है गोल, यानी कि राउंड शेप। और फिर लेंसेज क्या होता है, लेंस देखो, लेंस मतलब एक तो लेंस, और लेंसेज यानी कि प्लूरल फॉर्म हो गया। तो सिंगुलर में क्या लिखा जाता है, लेंस, और प्लूरल में क्या लिखा जाता है, लेंसेज, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। तो लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तुम मान सकते हो, एक ट्रांसपेरेंट चीज है जो कि दो सरफेसेस से मिलकर बनाया गया है। कैसे दो सरफेस से मिलकर बनाया गया है तुमको थोड़ा देर में समझ आता जाएगा। तो अपना टॉपिक यही है, रिफ्रैक्शन टू स्फेरिकल लेंसेज। लेंस में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेंस में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। एक सेकंड दीजिएगा तो लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। और हम लोग को रिफ्रैक्शन के लिए तुम थोड़ा देर पहले तुम थोड़ा याद करेगा, इतना देर से जो पढ़ते आ रहा है, तो हम लोग रिफ्रैक्शन जब भी करा रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज करते थे, मतलब ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट। तो हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल हम लोग को चाहिए था, ऐसा मटेरियल जो लाइट को पास कर पाए। जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े तो हम लोग को ओपैक चीज चाहिए था जो लाइट को बाउंस बैक कर पाए, लेकिन अब हम लोग को ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए जो लाइट को पास कर पाए। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो लाइट को पास कर पाता है और रिफ्रैक्शन कराता है। हेडिंग इसलिए लिखा गया रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। तो लेंसेज क्या है, दो टाइप का होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, ये जो ब्लैक वाला, ब्लैक से बना हुआ उस पर ध्यान दो ये। और कॉन्केव लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे बीच से पतला होता है, साइड में मोटा होता है। ये साइड में मतलब कॉर्नर में पतला होता है, बीच में मोटा होता है। इसको ऐसा इमेजिन कर लो कि मटर चिम्मी वही, या फिर स्वीट पोटैटो जो होता है अपना, वो शकरकंदी ऐसा शेप का होता है, वैसा शेप का। और ये जो है वही अपना आवर ग्लास फिल्म में देखता है कि वो देखते नहीं हो कि मिट्टी का होता है, घुमाते रहता है, 1 घंटा होता है तो मिट्टी गिरते रहता है, तो वैसे ही कुछ शेप का, इसको भी मान लो, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है। अब तुम हेडिंग में पढ़ा था कि स्फेरिकल, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज लिखा जा रहा था। और तुमको हम जब लेंस के बारे में बता रहे थे तो हम तुमको बता थे कि ये दो मटेरियल, दो सरफेसेस से मिलके बना हुआ है। तो वो दो सरफेसेस कहाँ है अब तुमको दिखाई देगा। सबसे पहला चीज तो स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज लिया गया, यानी कि दो स्फेरिकल गोला से मिलके बना हुआ। तो यहाँ पे दो गोला से मिलके बना होता है। देखो दो सरफेसेस तो हो गया और गोला भी हो गया। क्यों, क्योंकि स्फेरिकल वहां पे लिखा गया, तो स्फेरिकल यानी कि गोला होता है। तो यहाँ पे दो गोल भी बन गए, यानी कि राउंड शेप भी बन गया, ठीक है।
अच्छा, एक गोला रहेगा एक प्लेन रहेगा, यानी कि एक गोल और एक प्लेन रहेगा तो भी काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दोनों गोला ही है। तो यहाँ पे दोनों गोला ले लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस में कैसे गोला बन रहा है, ये जो कर्व है इसको लिए घुमाए तो ये गोला बन गया, सर्कल बन गया। और ये वाला जो लेफ्ट वाला कर्व है उसको लिए तो घुमाए तो वो भी सर्कल बन गया। ये कॉन्केव लेंस है, कुछ ऐसा बीच में पतला है, तो ये पतला वाला जो है इसको घुमाए तो ये भी गोला बन गया, और ये वाला जो है इसको भी घुमाए तो ये भी बन गया। अब हम लोग टर्म्स करने सीखते हैं। तुम तो इतना ही आसान है कि कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, कॉन्केव लेंस ऐसा होता है। अब तुम टर्म्स सीख लो, टर्म्स कैसे लिखा जाता है। ये टर्म्स के लिए ही मेन हम, टर्म्स लगाने के लिए ही मेन हम ये जो गोला है ये बना है। अगर गोला अच्छे से बनाएंगे, मतलब गोला बना के तुमको समझाएंगे तो बेटर तुमको समझ आएगा। देखो कैसे, सबसे पहले क्या करना, ये लेंस लिए है, टर्म्स कैसे लिखा था वो समझा रहे हैं। सबसे पहले ये लेंस लिए है, लेंस का बीच में एक पॉइंट रहता है, लेंस का बीच में एक पॉइंट रहता है जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। लेंस का बीच में एक पॉइंट लिया जाता है जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। वैसे यहाँ पे लेंस का बीच में एक पॉइंट लिए जिसको हम कह दिए ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, हमको इतना समझ आया। अब क्या करो, सर्कल, सर्कल का सेंटर लो, दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल का सेंटर लो। ये एक सेंटर हुआ और फिर ये सर्कल का ये सेंटर हुआ। क्या लिए, सर्कल का सेंटर लिए, तो ये राइट वाला लेफ्ट वाला कर्व लेके जो बना रहा है, ये जो राइट वाला सर्कल है इसका एक सेंटर ले लिया, और ये जो राइट वाला कर्व लेके एक सर्कल बना है उसका सेंटर हम लेंगे। अब क्योंकि दो सेंटर है तो हम क्या कर रहे हैं, C1 C2 लिख दिए। चलो फॉर एग्जाम्पल अब हम देख रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, ये C और O का बीच में, ये C और O का बीच में एक पॉइंट लेंगे जिसको हम कह देंगे फोकस, और ये O और C का बीच में हम एक पॉइंट लेंगे जिसको हम लिख देंगे F, जो कि होता है अपना प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसमें दो फोकस बन रहा है, क्योंकि दो सर्कल है तो यहाँ पे दो फोकस बन रहा है, क्योंकि दो सर्कल है यहाँ पे तो दो फोकस बन रहा है। ठीक है, तो दो फोकस बन रहा है तो हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सा फोकस कहां से कब समझेंगे, कैसे समझेंगे। तो उसको इजी करने के लिए हम लोग इसमें F1 लगा दिए, इसमें F2 लगा दिए। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम लोग क्या करेंगे, और इजी करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको दिखाई दिया कि ये जो C2 वाला डिस्टेंस है ये F2 तक का डबल है। मतलब ये देखो, O से C का डिस्टेंस इतना है और O से F2 का डिस्टेंस जो इतना है, और हम बताए थे कि ये जो फोकस लिए हम मिड पॉइंट लिए दोनों का बीच में, तो यानी कि ये डिस्टेंस डबल नहीं हुआ इसका। ये जो O से C2 का डिस्टेंस है वो डबल नहीं हुआ O से F2 का डिस्टेंस का। हाँ हुआ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F2 लिख देंगे, यानी कि F2 से जितना डिस्टेंस है उसका डबल, F2 से O का जितना डिस्टेंस है उसका डबल, ट्वाइस ऑफ F2। वैसे यहाँ पे हम ट्वाइस ऑफ F1 लिख देंगे। यहाँ पे क्या कर दिया, हम ट्वाइस ऑफ F1 लिख दिए। सिंपल, इतना अच्छा समझ आया कि सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे हम करके लिख दिए। ठीक है, अब एक लाइन बना देंगे जो सारा पॉइंट को जोड़ता है, जिसको हम कह देंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि तुम पढ़ते आ रहा है। फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम पहले से ही पढ़ते आ रहा है। अब जैसे हम लोग मिरर में पढ़ रहे थे, मिरर में फोकल लेंथ बन रहा था, रेडियस बन रहा था, वैसे यहाँ पे भी बनेगा। बस फर्क ये है कि यहाँ पे दो फोकल लेंथ बनेगा। कैसे दो फोकल लेंथ बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का बीच का डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का बीच का डिस्टेंस को कहा जा रहा है फोकल लेंथ। तो क्योंकि यहाँ पे दो फोकस है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक फोकल लेंथ हुआ, और यहां से ये फोकस का डिस्टेंस एक फोकल लेंथ हुआ। ठीक है, और यहाँ पे वैसे ही दो रेडियस भी बनेगा, तो ये रेडियस जो है ये एक रेडियस हुआ, और यहां से यहां तक एक रेडियस हुआ। ठीक है, हमको इतना समझ आ गया भैया। तो जो चीज यहाँ पे की थी वही चीज यहाँ पे भी रिपीट करना है। ये सर्कल है, इसका सेंटर लिए, ये सर्कल है, इसका सेंटर लिए। अब क्योंकि दो सेंटर है तो C1 C2 लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो हमको। अब ये C1 और O का बीच का डिस्टेंस, O में एक मिड पॉइंट लेंगे जिसको हम कह देंगे फोकस, और ये सेंटर और ये ऑप्टिकल सेंटर का बीच में एक मिड पॉइंट लेंगे जिसको हम कह देंगे फोकस। क्योंकि दो फोकस बन गया, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम क्या करेंगे F1 F2 लगा देंगे। अब क्योंकि हमको देखने से पता चल रहा है, और सिंप्लीफाई कर रहा है, तो क्योंकि हमको देखने से पता चल रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है O से C2 का डिस्टेंस है वो O से F2 का डिस्टेंस का डबल है। O से F2 का डिस्टेंस क्या है, डबल है। तो हम यहाँ पे 2F2 भी लिख सकते हैं, यानी कि ट्वाइस ऑफ F2 भी लिख सकते हैं। जी हाँ, हम लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी ये जो O से C1 का डिस्टेंस है वो O से F1 का डिस्टेंस का डबल है, तो हम यहाँ पे ट्वाइस F1 लिख दिए। अब एक लाइन बना दिए जो सबको जोड़ रहा है, जो कि कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस अपना, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ फोकल लेंथ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ रेडियस। यहां वैसे यहां पे राइट साइड में भी बनेगा, ये भी फोकल लेंथ, ये भी रेडियस। क्यों दो फोकल लेंथ बन रहा है, क्योंकि दो फोकस है। क्यों दो फोकल लेंथ बन रहा है, क्योंकि दो फोकस है। मिरर में एक फोकस था तो एक फोकल लेंथ बन रहा था, यहाँ पे दो फोकस है तो यहाँ पे दो फोकल लेंथ बन रहा है। क्यों दो फोकस,
अच्छा ये भी सवाल आया कि क्यों दो फोकस बन रहा है, क्योंकि दो सर्कल है। मिरर में एक ही स्पेरिकल बन रहा था, यानी कि एक ही गोला बन रहा था, एक ही सर्कल बन रहा था, तो इसलिए वहां पे एक ही फोकस बन रहा था। यहाँ पे दो सर्कल है, दो गोला बन रहा है, दो सरफेसेस बन रहा है, इसलिए यहाँ पे दो फोकस बन रहा है। ठीक है, इतना समझ आया हम लोग को। अब हम लोग टर्म्स करना सीख गए। अब हम लोग को देखना है नेचर क्या होता है। जैसे मिरर में हम लोग टर्म्स के बाद हम लोग नेचर पढ़े थे, वैसे यहाँ पे भी नेचर देखना है। अब मिरर में क्या हो रहा था, कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग था, उसको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, उसका 6 केस लेके हम समझा रहे थे, हम लोग सीख रहे थे। वैसे यहाँ पे क्या है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग होता है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उसके लिए 6 केस लेके हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है, कोई भी अगर लाइट से आया तो वो क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। कहां पे इकट्ठा करता है, F2 पे। फिर से देखो, कोई भी लाइट से आया जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो क्या कर देता है, F2 पे कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इकट्ठा कर देता है। देखो F2 पे इकट्ठा हो रहा है ना। मान लो और भी लाइट रे हम ढाले, मान लो और भी लाइट रे हम ढाले, तो ये क्या हो रहा है, F2 पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, ओ भाई इतना ऐसा मत सोचना कि सिर्फ दो ही लाइट रे लिया जाता है, दो बहुत ज्यादा लाइट रे निकलता है, लेकिन हम लोग फॉर एग्जांपल खुद का बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग दो ही लेते हैं, क्योंकि दो से काम चल जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं सिर्फ दो ही निकलता है। ठीक है, और ये क्या है, कॉनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग। कॉनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग कैसे करता है, मतलब फैला देता है। तो फैलाता कैसे है, पीछे वाला जो F1 है उसको यूज करके फैला देता है, पीछे वाला जो F1 है उसको यूज करके फैला देता है। ठीक है, हमको इतना समझ आया। कॉनकेव क्या कर रहा है, कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, पीछे वाला जो फोकस है उसका ही इस्तेमाल करके फैला दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, F2 पे यानी कि आगे वाला जो फोकस है उधर में जाके इकट्ठा कर रहा है सारा लाइट को। ठीक है, हमको इतना समझ आया। अब तुम्हारा माइंड में एक ना कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कि हम जितना बार भी लाइट रे मारे हैं, हम जितना ध्यान से सुन रहे हैं पॉइंट को, ठीक है, ये थोड़ा सा तुम्हारा डाउट क्लियर कर देगा। तुम क्लास में बैठेगा, तुमको बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होगा कि हमको इतना डिटेल में पता है, इतना छोटा छोटा पॉइंट भी पता है। तुम थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ये जो लाइट रे हम जो भी मार रहे हैं, ये हम लेंस का स्टार्टिंग में नहीं मार रहे हैं, ये हम लेंस का स्टार्टिंग में, सॉरी ये छोटा लेंस है, मतलब उतना हम अच्छा से डायग्राम नहीं बनाया है, लेकिन तुमको थोड़ा सा अगर तुम देखा होगा कि हम लेंस का सरफेस पे नहीं मार रहे, लेंस का बाहर पे नहीं मार रहे हैं, और लेंस का हम बीच में मार रहे हैं। लेंस का बाहर में नहीं मार के हम लेंस का बीच में मार रहे, सारा लाइट को देखो, लेंस का बीच में मारे, लेंस का बीच में मारे, लेंस का बीच में मारे, लेंस का ये देखो, लेंस का बीच, लेंस का बीच, लेंस का बीच, लेंस का बीच। ये वैसे यहाँ पे हम भी, यहाँ पे भी लेंस का बीच में मारे, यहाँ पे भी लेंस का बीच में मारे। इसका रीजन क्या है, क्यों भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली सिंपल लॉजिक अगर समझे तो लाइट रे आएगा तो वो तो सबसे पहले रिफ्रैक्ट कहां पे करेगा, वो सबसे पहले रिफ्रैक्ट करेगा लेंस का सरफेस पे, यानी कि लेंस का स्टार्टिंग पे। मतलब ये लेंस है तो लाइट रे तो यहीं से बेंड होना स्टार्ट हो जाना चाहिए ना, यहां से बेंड हो जाना चाहिए। आप तो यहां से बीच से बेंड करा रहे हैं, इसका रीजन क्या है भैया? चलो अब समझाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल लेके समझाए थे। ये देखो, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है। हम क्यों बीच में मार रहे लाइट रे, क्योंकि देखो ये एक लेंस है, ठीक है, ये एक लेंस है, और ये क्या है, ग्लास का बना हुआ है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है और अपना एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। तो एयर से लाइट जो है ग्लास में जब ढुकेगा तो वो सबसे पहले एक बार रिफ्रैक्ट करेगा सॉरी। तो वो जब एयर से ग्लास में ढुक रहा है लाइट रे अपना, तो वो क्या किया, एक बार रिफ्रैक्ट किया, यानी कि एयर से ग्लास वाला वो रिफ्रैक्शन किया। ठीक है, जैसे तुम ग्लास स्लैब में पढ़ते हैं ना, वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले ये एयर से ग्लास में वो वाला रिफ्लेक्शन किया, रिफ्रैक्शन किया, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल, आई थिंक सो, हाँ टुवर्ड्स नॉर्मल वाला किया। अब उसके बाद ये वाला जो लाइट है, ये तो लाइट है अपना रिफ्रैक्ट किया, लेकिन यहां से भी एक बार रिफ्रैक्ट करेगा, यहां से भी एक बार रिफ्रैक्ट करेगा। यहां से कैसे रिफ्रैक्ट करेगा, ग्लास से एयर वाला, ग्लास से एयर वाला, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल। हम रफली डायग्राम बना दे रहे हैं, उतना ध्यान में देना। तो ये क्या है, एक बार रिफ्रैक्ट हुआ यहाँ पे, एक बार रिफ्रैक्ट हो रहा है यहाँ पॉइंट पे, एक बार रिफ्रैक्ट हो रहा है यहाँ पॉइंट पे, यानी कि दो बार रिफ्रैक्ट होता है। अब क्या किया है अपना एनसीईआरटी या जो भी बनाया है इसको, वो लोग क्या किया, इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग को बताया जाता है कि तुम कॉर्नर पे लाइट रे नहीं मार के बीच में मारो। क्योंकि देखो इतना करोगे तो थोड़ा झमेला नहीं हो जाएगा, एक बार रिफ्रैक्ट करो फिर दो बार रिफ्रैक्ट करो। तुम सोचो हर रे डायग्राम में तुमको एक बार रिफ्रैक्ट करना पड़ा, एक बार थोड़ा लाइट को बेंड किया, फिर और एक बार बेंड करना पड़ा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग ये बन जाएगा। तो इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करने का, फिर टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल वो भी देखना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिए है, क्या कर दिए है, हम लोग एक रूल बना दिया कि जब भी लाइट आएगा हम लोग बीच में मारेंगे और ऐसे मारेंगे, बीच में मारेंगे और ऐसे मारेंगे। ठीक है, हम लोग को इतना समझ आया। अब हम लोग चलते हैं इसका रूल्स पे। तो अब हम लोग आ चुके अपना रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पे। हम सबसे पहले कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन का रूल्स लगा के सिखाएंगे, और फिर उसके बाद कॉन्वेक्स का सारा केस समझेंगे, फिर कॉन्केव में लगाएंगे, फिर कॉन्केव का दो केस जो है वो समझा देंगे। ठीक है, सबसे पहला अपना रूल आता है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना रूल आता है,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कोई भी लाइट अगर पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस पे कन्वर्ट करेगा। कौन सा फोकस पे? F2 पे। तो यहाँ पे देखो हम अपना पहला लाइट ले रहे हैं तो वो क्या जा रहा है? पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ? ये लाइन हुआ, तो ये लाइन का पैरेलल यानी कि सीधा सीधी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस का सीधा सीधी जा रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा सीधे जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या करता है? फोकस पे कन्वर्ट कर देता है। फोकस कौन सा? F2 पे कन्वर्ट करता है। तो ये पहला लाइट अपने मारे पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या किया? फोकस पे कन्वर्ट कर दिया, यानी कि F2 को यूज करके आगे वाला फोकस पे जाके कन्वर्ट कर दिया। जो कि हम लोग जब नेचर पढ़े थे तब भी हम लोग को पता चला कि वो फोकस पे यूज करके कन्वर्ट करता है, फोकस पे इकट्ठा करता है। तो ये कहां पे गया? F2 को काटते हुए चला गया। ये अपना पहला रूल हो गया। अब ये दूसरा रूल है F1 का, उसी का जस्ट अपोजिट है लेकिन एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग F फोकस से काटते हुए ले जा रहे हैं। जैसे आगे वाला तो पिछला वाला में आगे वाला फोकस का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे पिछला वाला फोकस का यूज हो रहा है, मतलब पीछे वाला फोकस का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरा लाइट हम लोग मारे हैं जो कि F1 को काटते हुए जा रहा है। दूसरा लाइट हम लोग मारे जो कि F1 को काटते हुए जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, सीधा सीधे हो गया, मतलब जो रास्ता में प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है उसी का रास्ता में ये लाइन अपना लाइट के भी चला गया, तो ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। ये भी हो गया अपना दूसरा रूल जो कि जस्ट उसका ऑपोजिट था। तीसरा रूल बहुत ही आसान है जो कि O पे मारते हैं हम लोग, ओ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर पे मारते हैं तो क्या हो जाता है? अनडेविएटेड चला जाता है, यानी कि बिना कोई रुकावट के चला जाता है। फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा है। पहला रूल है अपना, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो F2 पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो ये लाइट रे अपना हमारे पहला लाइट रे हमारे जो कि पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन हुआ, तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या किया? फोकस को काटते हुए चला गया, यानी कि फोकस पे इकट्ठा हो गया। तो कौन सा फोकस पे? F2, आगे वाला F2 पे। दूसरा लाइट रे है अपना कि F1 को काटते हुए जाएगा। अगर कोई भी लाइट रे अपना F1 को काटते हुए जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये दूसरा लाइट रे अपना हमारे जो कि F1 को काटते हुए जा रहा है, तो वो क्या हो गया? पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। अब तीसरा अपना रूल है कि O से कोई भी अगर लाइट रे जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? अनडेविएटेड चला जाएगा, यानी कि बिना कोई रुकावट के चला जाएगा। तो O पे हम अपना तीसरा लाइट रे मार रहे हैं, O पे लाइट रे मार रहे हैं तो क्या हो गया? अनडेविएटेड चला गया, यानी कि बिना कोई रुकावट के चला गया। ठीक है, यही था अपना रूल। और अब हम लोग चलते हैं अपना डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन पे। तो ये हम लोग आ चुका अपना इमेज फॉर्मेशन में जो कि है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब तुमको हम जब कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तभी हम तुमको बता दिए थे कि मिरर का जस्ट अपोजिट हो गया कॉनकेव। मिरर में क्या था? कॉनकेव मिरर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉन्वेक्स लेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग इफेक्ट पैदा करता है और उसका 6 केसेस है। तो ये पहला हम 3 केस लेके आए हैं, इसके बाद और 3 केस तुमको दिख जाएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का 6 केसेस है, कॉनकेव लेंस का जो है 2 केसेस है। सबसे पहला केस है कि ऑब्जेक्ट जो है अपना इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी यानी कि बहुत कोसे दूर, जो हम लोग का विजिबिलिटी के बाहर है। इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ? कोसे दूर जो हम लोग का विजिबिलिटी के बाहर। तो विजिबिलिटी इन्फिनिटी के लिए क्या लेते हैं हम लोग कि 2 पैरेलल रेस लेते हैं। 2 पैरेलल रेस लेते हैं जो कि आता है जो कि आके लेंस पे अगर टकराया तो क्या होगा? F2 पे कन्वर्ज होगा, यानी कि F2 पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो दोनों रेज आया पैरेलल, वो क्या किया? F2 पे जाके कन्वर्ज हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे था? अपना इन्फिनिटी पे था। अब क्या लिखना है हम लोग को? नेचर लिखना है। नेचर किसका? इमेज का। नेचर किसका लिखना है? इमेज का। तो नेचर के लिए एक ऑर्डर जो हम तुमको मिरर में भी देते आया है, एक ऑर्डर क्या है? पहले सबसे पहले लिखना नेचर में कि पोजीशन क्या है इमेज का, इमेज का पोजीशन क्या है। उसके बाद लिखना इमेज का साइज कितना, यानी कि वो बड़ा है फिर या फिर छोटा है इमेज से, मतलब ऑब्जेक्ट के मुकाबले वो बड़ा है या ऑब्जेक्ट के मुकाबले वो छोटा है या ऑब्जेक्ट के मुकाबले वो सेम साइज में। उसके बाद लिखना रियल है या वर्चुअल है। रियल इमेज होगा जो ऐसा लाइन से मीट कर रहा होगा, ठीक है, और वर्चुअल इमेज होगा जो अपीयर टू खुद से मीट कराना पड़ रहा है, यानी कि ऐसे डॉट टू डॉट से मीट कराना पड़ रहा है। तो तुम इसी को डिफरेंस क्या है? ये जो है रियल है, ये अपना वर्चुअल है, जिससे डॉट करके जिससे तुम मीट कराता है उसको वर्चुअल कहता है। अब इन्वर्टेड और इरेक्ट है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर हुआ उसको कहते हैं इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे हुआ उसको कहते हैं हम लोग इन्वर्टेड। ये हुआ इरेक्ट, ये हुआ इन्वर्टेड। आई होप से ये सारा वर्ड क्लियर हो गया होगा। हम शॉर्ट फॉर्म में साइड में लिख दिया। ठीक है, एक ऑर्डर है, ऑर्डर अपन दिमाग में रखोगे तो इजी रहेगा। ठीक है, तो नेचर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे इमेज का। किसका पोजीशन? इमेज का। इमेज का पोजीशन कहां पे? F2 पे बन रहा है। ठीक है, दूसरा में हम लोग को लिखना है साइज, लिखना है इमेज का। इमेज का साइज किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। तो हम लोग को यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। तो बहुत ही छोटा क्या लिखते हैं हम लोग? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा। अब तीसरा में हम लोग क्या पूछ रहा है? तीसरा में हम लोग क्या लिखना है? रियल है वर्चुअल है, क्योंकि यह रियल रेस से मीट कर रहा है, यानी कि ऐसा रेस से मीट कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? रियल है। अब रियल के साथ हमेशा कॉम्बो में हम लोग को इन्वर्टेड मिलता है, जो कि तुम पढ़ते आ रहा है, रियल प्लस इन्वर्टेड। जैसे देखो
ये तुम ट्रिक याद कर, या ट्रिक याद करने का ये फायदा है कि यहाँ पे हम लोग को दिख नहीं रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है इरेक्ट इमेज है, यानी कि नीचे हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग को ये ट्रिक पता होगा कि डीएल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलता है तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे करने में कि ये रियल ये इन्वर्टेड है इरेक्ट है। अब तुम थोड़ा घुस के देखिएगा इसमें कि भाई सीधा है या छोटा है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देखिएगा तो हम लोग को पता चल जाता है। अब आ गए आपने दूसरा केस पे। दूसरा केस पे क्या था, सबसे पहला केस में हम लोग का विजिबिलिटी के बाहर था, यानी इन्फिनिटी पे था, बहुत दूर था। अब हम लोग क्या किए, इमेज को थोड़ा सामने लेके आ गए। कहाँ पे लेके आ गए, अपना विजिबिलिटी पे लेके आ गए, वो जो कि होता है बियॉन्ड 2f1, मतलब ये जो 2f1 है इसका पीछे रखा गया है। 2f1 यानी कि ट्वाइस ऑफ फोकल फोकस का पीछे रखा गया है। जैसे वही मिरर में क्या बियॉन्ड सी रखा गया था, तो दूसरा केस में बियॉन्ड सी रखा जाता है, या वैसे यहाँ पे बियॉन्ड 2f1 रखा जाता है। बियॉन्ड 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखे अपना, ऑब्जेक्ट पहला अपना मत्था से रे निकालता है जो कि ऐसे जाएगा, तो क्या होता है F2 काटते हुए जाता है, जो कि अपना रूल नंबर 1 था पैरेलल के प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो F2 काटते हुए गया। और दूसरा अपना लाइट रे हम निकाले जो कि O से जा रहा है, O से जाएगा तो अनडेविएटेड चला जाएगा, यानी कि बिना कोई रुकावट के चला जाएगा। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, F2 इमेज कुछ ऐसा बन रहा है, तो हम लोग अपना नेचर लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन देखने में इतना पता चल रहा है कि F2 और 2f2 का बीच में बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है पोजीशन क्या है इमेज का। इमेज का पोजीशन क्या है, बिटवीन F2 एंड 2f2। अब क्या है कि हम लोग को कंफ्यूजन रहता है कि अगर बिटवीन F2 एंड 2f2 लिखे तो यानी कि इसका बीच में होगा, इसका बीच में यानी कि मिड पॉइंट पे होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं होता। बिटवीन F2 और 2f2 लिखा गया मतलब उसका बीच में कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि मिडल में ही होना चाहिए। और मेरा डायग्राम भी थोड़ा रफ है, अगर तुम अच्छा से स्केल वेल लेके बनाओगे तो मिडल में ही तुमको मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये अपने दिमाग में ये मत रखना कि इसका मतलब ये है कि मिड पॉइंट पे रखा गया। ठीक है, हम लोग को इतना समझ आया। अब लोग चलते हैं साइज पे। साइज क्या है, देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले जो इमेज जो है वो छोटा है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज जो है छोटा है। छोटा को क्या बोलते हैं हम लोग, इसका फिजिक्स का भाषा में यहाँ पे डिमिनिश्ड। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा है। ठीक है, हम लोग समझ आया। उसके बाद लिखना रियल है इन्वर्टेड है, तो रियल है क्योंकि रियल रे से मीट कर रहा है, और रियल के साथ हमेशा कॉम्बो में मिलता है हम लोग को इन्वर्टेड। ऐसे भी देखिएगा तो दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, जो कि होता है इन्वर्टेड। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f1 पे था, अब हम लोग 2f1 पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 पे था, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखे तो सबसे पहले वही जो सेम चीज पीछे की है, पहला पैरेलल निकाले जो कि 2f2 से गया है, और फिर दूसरा जो रे है अपना O से निकाल दिया। अब तुम पूछेगा दो ही रे क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि दो रे से काम चल जाता है। तो दूसरा हम लोग O से निकाले जो कि अनडेविएटेड चला जाएगा, यानी कि बिना कोई रुकावट के चला जाएगा। तो हम लोग अब नीचे लिखना स्टार्ट कर देते हैं इमेज का। इमेज कुछ ऐसा बन रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि 2f1 पे बन रहा है, इतना समझ आया हम लोग को। तो हम लोग लिखना नीचे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना होता है पोजीशन क्या है इमेज का। इमेज का पोजीशन है 2f2 एट 2f2। ठीक है जी, ठीक है। ये कुछ एट सी वाला केस जैसे मिरर में था वैसे यहाँ पे भी है। और उसके बाद लिखना साइज क्या है इमेज का, तो तुम यहाँ पे देखोगे कि सेम साइज बन रहा है, जितना साइज जो है ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज जो है वो अपना इमेज का भी है। वही एट सी में भी जो नेचर था वही सेम यहाँ पे नीचे लिखना, तो सेम साइज है आपका। उसके बाद हम लोग को लिखना है रियल है या वर्चुअल है, तो क्योंकि रियल रे से मीट कर रहा है तो वो रियल हुआ। ठीक है जी, अब रियल के साथ हमेशा कॉम्बो में मिलता है हम लोग को इन्वर्टेड। ठीक है, ये अपना यही हो गया अपना तीन केस। पहला में कहाँ रखे थे, इन्फिनिटी पे रखे थे, तो कुछ ऐसा इमेज बना F2 पे कन्वर्ट कर दिया। दूसरा में रखे बियॉन्ड 2f1 यानी कि बियॉन्ड C वाला केस तुम समझ सकता है, और तीसरा में रखे एट 2f1 यानी कि एट C वाला केस समझ सकता है, और वही नेचर सब अपना लिख दी है। बस यही था तो तीन केस। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। हम लोग आ जाओ अपने नेक्स्ट तीन केसेस पे। नेक्स्ट चौथा केस है अपना, पहले हम लोग क्या एट 2f1 पे एंड किए थे हम लोग तीसरा केस को। तो अब हम लोग क्या रख रहे हैं बिटवीन 2f1 और f1, मतलब आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब हम लोग रखे बिटवीन 2f1 और f1 का बीच में रखा गया है। तो 2f1 और f1 का बीच में रखा गया। सबसे पहला वही जो हम लोग इतना देर से करते रहे दो केस में, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइट सबसे पहला लाइट है पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, F2 काटते हुए गया, दूसरा निकाले O से निकाले जो कि अनडेविएटेड चला गया। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है अपना, कुछ ऐसा इमेज बन रहा है जो कि बियॉन्ड 2f2 बन रहा है। तो नेचर में क्या लिखेंगे हम लोग, नेचर में सबसे पहले वो ऑर्डर फॉलो करना है। नेचर में सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन। तो पोजीशन क्या है इमेज का पोजीशन, तो इमेज का पोजीशन क्या है बियॉन्ड 2f2 यानी कि 2f2 का पीछे है। ठीक है, हम लोग को इतना समझ आया। अब दूसरा हम लोग लिखना है साइज क्या है इमेज का, तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है। यहां से देख लो, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज जो है उससे बड़ा है, तो यानी इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है। बड़ा को हम लोग मैग्नीफाइड या फिर इनलार्ज भी लिखते हैं। तुम एक काम करो इनलार्ज लिख लो, क्योंकि हो सकता है शायद से हम जब
मिरर पढ़ाने थे तो हम इनलार्ज ही सिर्फ लिखा है, इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड, जो तुमको समझ आए। उसका हम लोग लिखना है रियल है वर्चुअल है, क्योंकि रियल रेट से मीट कर रहा है तो हम लोग क्या मानेंगे, रियल है। और रियल के साथ कॉम्बो में मिलता है हम लोग को इन्वर्टेड। ठीक है जी, हम लोग को समझ आ गया इतना। अब हम लोग दूसरा केस पे आता है। दूसरा केस क्या है, F1 पे इमेज को रखे। कहाँ पे रखे, थोड़ा और सामने लेके आ गया तो F1 पे इमेज आ गया अपना। F1 पे जब इमेज रखे वही सेम चीज करते हैं यहाँ पे, पहला पैरेलल निकाले, F2 से काटे, वही दूसरा फिर निकाले हम O से निकाले, जो कि अनडेविएटेड चला गया। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये दोनों रेस जो है पैरेलल जा रहा है, ये दोनों रेस जो है पैरेलल जा रहा है, यानी कि मीट नहीं कर रहा है। तो ये दो पैरेलल रेस जब हो जाता है, दो पैरेलल रेस यानी कि दो सीधा सीधा रेस ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, दिख नहीं रहा है मीट कर रहा है, लेकिन ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, तो हम लोग फिजिक्स में क्या मानते हैं कि वो जो है कहीं इन्फिनिटी पे, कहीं दूर जाके मीट करेगा, या दूर यानी कि इन्फिनिटी पे जाके वो मीट करने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे कि इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनने वाला है, क्योंकि इमेज कैसे बनता है, जब दोनों रेस जब मीट करेगा तभी। इतना देर से क्या पढ़ते आ रहा है, दोनों रेस मीट कर रहा है, दोनों लाइन जो है वो मीट कर रहा है, तभी जाके इमेज बन रहा है। तो हम लोग क्या मान रहे हैं, इन्फिनिटी, ये जो दो पैरेलल रेस है वो जाके इन्फिनिटी पे मीट करता है, जहां पे मीट करता है वहीं पर इमेज बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन क्या है इमेज का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी। ठीक है, इमेज जो है अपना इन्फिनिटी पे बनने वाला है। ठीक है, हम लोग इतना समझ आया। उसके बाद लिखना है कि साइज क्या है इमेज का। तो देखो ये जो है आगे बढ़ते जाएगा, ये लाइन जो है आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग मान रहे हैं इन्फिनिटी में आने के कहीं दूर, तो हम मानते हैं कि बोर्ड का यहाँ पे मीट करेगा, तो यानी कि आगे बढ़ते 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 यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे मीट कर रहा है, बोर्ड का ये जो यहाँ पे है यहाँ पे मीट किया, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस से इतना, प्रिंसिपल एक्सिस से साइज इतना हुआ, तो इतना साइज और ऑब्जेक्ट का अपना इतना साइज, इमेज का इतना साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है इमेज, ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड का मतलब बड़ा होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज्ड। जैसे छोटा में सब बहुत ही छोटा में हम लोग क्या लिख रहे थे, हाईली डिमिनिश्ड, वैसे यहाँ पे लिख रहे हैं हाईली इनलार्ज्ड। आई होप तो समझ आया क्यों लिख रहे हैं हाईली इनलार्ज्ड, क्योंकि ये जाके कम से कम यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब कहीं दूर जाके मीट करने लगा। चलो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे मीट कर गया, तो यहाँ पे मीट कर गया यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से तो इतना बड़ा है, तो अरे भैया इतना बड़ा यानी कि तो इमेज से तो बहुत ही, ऑब्जेक्ट से तो बहुत ही बड़ा है इमेज, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज्ड। अब क्योंकि ये एक्चुअली में मीट करने वाला है, हम क्या बोले, कहीं पे दूर जाके मीट करने वाला है, लेकिन हम ये नहीं बोले कि खुद मतलब रियल रेज नहीं मीट करने वाला, वर्चुअली मीट करने वाला, ये नहीं बोले, हम बोले रियल रेज ही मीट करने वाला है, ये दोनों रेज ही मीट करेगा जाके आगे में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रियल। और रियल के साथ हमेशा कॉम्बो में क्या मिल जाता है हम लोग को, इन्वर्टेड। अगर तुम ऐसे भी देखे तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही मीट करने वाला है। ठीक है, हम लोग को इतना समझ आया। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस पे कंफ्यूज मत होना, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये लाइन। और मेरा डायग्राम देख के अगर गाली देने का मन करा होगा तो माफ कर देना हमें हम बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हैं। तो अब हम लोग क्या किया है, F1 पे F1 से और आगे लेके आ गए हैं, F1 से आगे लेके F1 और O का बीच में रख दिए। एट F1 पे था, अब हम लोग क्या रखे, F1 और O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर का बीच में ला दिए। ठीक है, F1 पहला फोकस जो है और उसका O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, उसका बीच में हम लोग ला दिया है। तो वही हम लोग सेम चीज जो इतना देर से करते आ रहे हैं, पहला इस पे कंफ्यूज मत होना, ये जो है ये अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है जो कि तुम थोड़ा देर समझा दे रहे कैसे बना। ठीक है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो पहला रे हम लोग निकाले हैं पैरेलल या प्रिंसिपल एक्सिस, जो इतना देर से करते आ रहे हैं, F2 काटा, फिर दूसरा रे निकाले जो कि अपना O से निकला यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से निकला, इतना देर से जो करते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग जब किए ये चीज तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि एक रे जो है उस साइड जा रहा है, एक रे जो है अगर एक्सटेंड करें उसको तो इस साइड कुछ जा रहा है, और दूसरा रे जो है वो इस साइड कुछ जा रहा है। मतलब एक रे इस साइड, एक रे इस साइड, एक दादा का घर, एक नानी का घर, तो भाई ये लोग तो मीट ही नहीं कर रहा। जैसे ये तो पैरेलल था, चलो यहां से यहां तक चल रहा है तो हम माने कि ये मीट कर रहा है, लेकिन एक दूसरा घर चला गया, एक दूसरा घर चला गया, तो ये कैसे मीट करेगा, नहीं मीट करेगा। तो जब नहीं मीट करा तो हम लोग क्या किया, जब हम लोग को दिखा कि इमेज जो है नहीं मीट करने वाला, ये इंपॉर्टेंट केस भी है, तो इमेज जो है नहीं मीट करने वाला, तो हम लोग क्या किया, वर्चुअली इसको मीट करा, यानी कि वो डॉट 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 करके मीट करवाए। तो डॉट 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 करके पीछे जाके हम लोग को मीट करवाना पड़ा, इसका जो पीछे रेस को पीछे लेके वर्चुअली हम लोग मीट कर रहा है। तो वर्चुअली कहाँ पे इमेज बन रहा है, लेंस का पीछे बना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग को अब नेचर लिखना है, इमेज कहाँ पे बना, लेंस का पीछे बना, लेंस का पीछे कहाँ पे बना, 2f1 और f1 के बीच में, लेकिन ये हम लोग को नहीं लिखना है, ये पोजीशन में हम लोग को 2f1 और f1 के बीच में नहीं लिखना है। दिखाते हैं तुमको पोजीशन कैसे लिखना है।
पोजीशन में क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोग लिखना है पोजीशन क्या है इमेज का, तो इमेज का पोजीशन कुछ तुमको इधर दिख रहा है, F2 F1 और F1 के बीच में दिख रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये नहीं लिख रहा है कि 2 F1 और F1 के बीच में इमेज बन रहा है, हम लोग क्या लिखना है, बिहाइंड द लेंस इमेज बन रहा है। इमेज जो है बिहाइंड द लेंस बन रहा है, हम लोग को ये लिखना है, ये मत लिख देना कि 2F1 और F1 का बीच में बन रहा है, ठीक है, हम लोग इतना समझ आया। अब हम लोग को दूसरा केस में लिखना है साइज क्या है इमेज का, तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इनलार्ज्ड। तीसरा में लिख देंगे कि रियल है वर्चुअल है, तो ये क्या है, रियल है। हम तुमको क्या बताए थे, ऐसा रेस होगा तो वो रियल, मतलब ऐसा रेस से अगर मीट कर रहा है तो वो रियल इमेज बन रहा है, और अगर डॉट डॉट मीट कराना पड़ रहा है तो वो वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डॉट 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 क्योंकि मीट कराना पड़ रहा है तो ये क्या हुआ, वर्चुअल हुआ। और ये केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक लौता ऐसा केस है कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स लेंस का, जो कि अरे भैया कहाँ लिख दिए हम, जो कि रियल वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज बना दिया। तो वर्चुअल के साथ हमेशा हम लोग को इरेक्ट जो है फ्री में मिलता है, यानी कि कॉम्बो में मिलता है। अब तुम ऐसे भी देख रहे हो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी बना है, हम तुमको क्या बताए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर हुआ तो वो हुआ इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस जो नीचे हुआ वो हुआ इन्वर्टेड। तो क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है अपना इमेज, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इरेक्ट, और वर्चुअल के साथ ऐसे भी कॉम्बो में आता है अपना इरेक्ट। ठीक है, हम लोग का ये सारा केस हो गया। सबसे पहले कहाँ रखे थे हम लोग इमेज को, 2F1 और F1 का बीच में रखे थे, ठीक है। उसके बाद और सामने लेके आया, F1 पे लेके आया, उसके बाद और थोड़ा सामने लेके आया, F1 और O पे लेके आया, तो बस यही पर अपना 6 केस खत्म हो जाता है। ये अपना एक इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है, जो कि और बिहाइंड द लेंस बन रहा है, जो कि कोई भी केस में नहीं हुआ था, सारा केस में रियल रेस से मीट करते, यहाँ पे डॉट 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 पे मिलाना पड़ा, यानी कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो यही था अपना सारा केस। अब हम लोग चलते हैं किस पे, रूल्स पे चलेंगे, सच से कॉन्केव लेंस। अब हम लोग चलते हैं रूल्स फॉर कॉन्केव लेंस। या चुके हम लोग अपना रूल्स पढ़ने के लिए, किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए। हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का रूल्स पढ़े, फिर कॉन्वेक्स लेंस का सारा केस देख लिया। अब हम लोग कॉन्केव लेंस का रूल्स पढ़ेंगे, फिर कॉन्केव लेंस का दो जो रूल है, दो जो इमेज फॉर्मेशन वाला पार्ट है, दोनों केसेस वो दोनों देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये अपने कॉन्केव लेंस बना लिए है, ये F1 बना लिए, F2 बना लिए, F2 बना लिए, 2F2 बना लिए, जो कि तुमको बनाना सिखा चुका अपना बेसिक टर्म, ठीक है। सबसे पहला अपना रूल कहता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल, वही 3 रूल लग रहा है जो हम लोग कॉन्वेक्स में लगाते हैं, अब वही 3 रूल कॉन्केव में भी लगा के तुमको दिखाने वाला है। सबसे पहला है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कोई भी लाइट अगर पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से काट के जाएगा, मतलब फोकस का कुछ करेगा, फोकस का कुछ तो करेगा। तो ये पहला रूल हम लोग को देख के समझ, ये इसका साइन, ये जो डबल डॉट होता है, ये जो 2 डंडा होता है, इसका मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे, तो वो फोकस के साथ कुछ करेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये डाइवर्ज करता है, यानी कि फोकस से डाइवर्ज करेगा, कैसे करेगा तुमको दिखा रहा है। तो अपना पहला लाइट रे मारे हम क्या, जो कि है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अपना पहला लाइट रे लेके मारा जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन हो गया, ये अपना लाइट रे मारे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, इसी के ऊपर से जा रहा है, यानी कि पैरेलल है, ठीक है। हम लोग को इतना समझ आया। तो ये पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये लाइट रे क्या करेगा, मतलब ये जो पहला रूल में फॉलो करके क्या करता है, ये फोकस, पीछे वाला जो फोकस है, पीछे वाला फोकस जो है उसका यूज करके डाइवर्ज हो जाता है, उसका यूज करके डाइवर्ज हो जाता है। एक बार अपना हाथ से बना के प्रैक्टिस करके देख लेना, नहीं तो तुमको दिमाग में नहीं बैठने वाला है। ये क्या कर रहा है, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या किया है, पीछे वाला फोकस का यूज करके ये क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, ठीक है। हम लोग को इतना समझ आया, अपना पहला रूल हो गया। अब हम लोग दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा रूल में लिखा गया है उस जस्ट उसका ऑपोजिट है कि कोई भी लाइट जो है फोकस से कुछ करेगा तो वो फोकस में कुछ जाएगा, तो फोकस का यूज करेगा, या नहीं फोकस में कुछ करेगा तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। लेकिन भैया देख के हमको समझ नहीं आया, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा इजी भी लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा उसका। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जब ये फोकस का बात किया जा रहा है तो ये फोकस पीछे वाला फोकस का बात नहीं किया जा रहा है, ये फोकस जो है आगे वाला फोकस का बात किया जा रहा है। तो ये देखो दूसरा लाइट रे हमको कैसे मारना पड़ रहा है, हमको फोकस पे मारना पड़ रहा है। ये लाइट रे है, ये लाइट रे हम फोकस का एंगल पे मारे, यानी कि F2 का एंगल पे मारे हैं, तो जितना में F2 है उतना एंगल पे हम मारे हैं। तो ये देखो डॉट डॉट अगर एक्सटेंड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, फोकस पे हो जाएगा। तो ये फोकस पे मारे तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या हो गया, सॉरी, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जब ये फोकस पे मारे तो ये हो गया पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। अब खुशखबरी का बात ये है कि ये भी हो गया अपना, और ये जो है सेकंड रूल जो है अपना यूज नहीं आने वाला है, क्योंकि 2 ही केस है इसका सिर्फ, और दोनों केस में क्या होता है 1 और 3 से काम चल जाता है, तो यानी कि ये यूज में नहीं आने वाला है। इतना जो माथा पीछे हम तुमको बता रहे कि ये एंगल में लेके ऐसे करके मारे तो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस में पैरेलल हो जाएंगे, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो अब हम लोग पहला समझ लिए, पहला क्या था, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस के पीछे वाला फोकस के यूज करके डाइवर्ज हो गया। अब हम लोग को तीसरा रूल लिखना है जो कि सबसे इजीएस्ट है, जो कि कॉन्वेक्स में जैसे लग रहा था वैसे यहाँ पे भी लगेगा। ओ पे मारेंगे तो अनडेविएटेड चला जाएगा, यानी कि बिना कोई रुकावट के चला जाएगा। ये देखो अपना तीसरा लाइट मार रहे हैं, ओ पे मारे तो ये क्या हुआ, बिना कोई रुकावट का सीधा सीधी अपना रास्ता चल गया। ठीक है, यही था अपना तीनों रूल। अब तीनों रूल में से कौन सा रूल, नंबर 2 जो रूल है वो यूज नहीं आने वाला, नंबर 1 और 3 यूज आने वाला। चलो अब डायरेक्ट चलते हैं अपना केसेस पे। ये आ चुका हम लोग अपना इमेज फॉर्मेशन वाला पार्ट पे, जिसमें सिर्फ 2 ही केसेस है। तो सबसे पहला अपना क्या केस है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है, यानी कि बहुत दूर रखा गया है। तो इन्फिनिटी के हम लोग क्या लेते हैं, 2 पैरेलल रेज लेते हैं। तो 2 पैरेलल रेज लिए, ठीक है, बहुत दूर से इमेज आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर पे रखा हुआ है उसके लिए 2 पैरेलल रेज लिए। अब हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े कि जब पैरेलल रेज होता है किसका, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, जब पैरेलल रेज आता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो क्या करता है, पीछे वाला फोकस का यूज करके डाइवर्ज हो जाता है, किसमें, कॉन्केव लेंस के लिए। तो पीछे वाला फोकस का यूज किया और डाइवर्ज हो गया, पीछे वाला फोकस का यूज किया तो कुछ डाइवर्ज हो गया और कुछ ऐसा टाइप का इमेज बन रहा है। तो इसके लिए अब हम लोग को नेचर लिखना पड़ता है। तो हम लोग को नेचर लिखना है इसके लिए। नेचर के लिए हम तुमको ऑर्डर दे चुके हैं, जो कि हम कॉन्वेक्स में भी तुमको दिखाया। तो यही ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग को लिखना है पोजीशन इमेज का। तो इमेज का पोजीशन वो कहां पे दिख रहा है, F1 पे दिख रहा है। इमेज का पोजीशन कहां पे दिख रहा है, F1 पे बन रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, एट F1। दूसरा में हम लोगों को क्या पूछा, साइज क्या है इमेज का। तो ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे था, यानी कि बहुत दूर था, तो वो बहुत बड़ा हम लोग उसको मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इमेज बना है वो बहुत छोटा है, यानी कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले बहुत ही छोटा है। वो भैया ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा होता है, हाईली डिमिनिश्ड। ऐसे नहीं रट्टा मारते मारते तुम ये भी भूल जाओ कि हम बस अंदाजा लगा रहे कि ये इतना है तो ये छोटा है, ये इतना है तो ये बड़ा है। ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ा है या छोटा वो पूछा जाता है साइज में। तो ये क्या हुआ, साइज क्या हुआ अपना, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा। ठीक है, अब तीसरा रियल है वर्चुअल है। तो तुमको हम समझाते आए हैं कि अगर ऐसा रेज से मीट करा, मतलब एक्चुअल रेज जो है हम लोग को ऐसा लाइन से मीट करा, तो ये रियल इमेज हुआ अपना। ठीक है, ये हुआ रियल इमेज। और अगर डॉट 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 करके मीट कराना पड़ रहा हम लोग को, तो यानी कि वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। अभी के लिए तुमको इतना ही समझने का जरूरत है, कोई प्रैक्टिकल उतना समझने का जरूरत नहीं है। तुम अगर हायर फिजिक्स लेगा 11-12 में, तब तुमको उस समय अच्छा समझ आ जाएगा रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी है अपना। सॉरी, तो अपना इमेज क्या है, डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट मीट कराना पड़ रहा है, तो हम लोग का इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है जी। अब वर्चुअल के साथ हम लोग क्या मिलता है हमेशा, कॉम्बो में इरेक्ट। ठीक है, कि जैसे देखो ये ट्रिक कैसे हम लोग काम आया, वर्चुअल के साथ इरेक्ट हम लोग को पता है कि हमेशा कॉम्बो में मिलने वाला है। अब यहाँ पे तो तुम तो देख के नहीं बता पाएगा ना कि ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तुम थोड़ा घुस के इसमें देख पाएगा या मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देख पाएगा कि ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो हम लोग उसके लिए अपना ट्रिक को यूज करके लिख दे कि हाँ वर्चुअल है, तो अपना इरेक्ट ही इमेज बनने वाला है। अब हम लोग दूसरा केस लिए, पहला केस था इन्फिनिटी पे यानी कि बहुत दूर। अब हम लोग एट अ फाइनाइट डिस्टेंस लेके आ गए, जो हम लोग का विजिबिलिटी का अंडर होगा। तो फाइनाइट पे तुम कहीं भी रख दो, बियॉन्ड 2F1 रख दो, F1 पे 2F1 पे रख दो, बिटवीन 2F1 पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, तुम्हारा ऐसा ही इमेज बनने वाला है। यही खास बात है कॉन्केव लेंस का। तो हम लोग मान लिए कि तुम कहीं पे भी रख सकते हो। तो हम क्या किया, मान के हम 2F1 और F1 का बीच में कहीं ये इस ऐसा वाला पॉइंट पे यहाँ पे रख दिया हम। ठीक है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये वाला अपना ऑब्जेक्ट है। तो इससे एक लाइट निकाला पहला रूल को फॉलो करते हुए, जो कि पीछे वाला फोकस का पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, पीछे वाला फोकस का यूज किया, डाइवर्ज हो गया अपना। ठीक है, इतना समझ आया। अब उसके बाद हम अपना तीसरा रूल को यूज करें, जो कि हम ओ पे मारे हैं, तो वो अनडिविएटेड चला जाएगा, यानी कि बिना कोई रुकावट के अपने रास्ता में चलते जाएगा। तो ऐसा कुछ इमेज बन रहा है, तो इसके लिए अब नेचर लिखेंगे हम लोग, कुछ ऐसा बनेगा अपना डायग्राम। तो इसके लिए सबसे पहले अपना नेचर लिखेंगे। पोजीशन कहां पे बन रहा है इमेज का, इमेज का जो पोजीशन है वो F1 और O का बीच में बन रहा है, एट F1। और खास बात यह है कि हर बार तुम कहीं पे भी रख लो, तुम्हारा F1 और O के बीच में ही इमेज बनने वाला है। यही तो खासियत है फिजिक्स का। दूसरा है अपना साइज। अपना साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज जो है छोटा है। फिर से सुनो, ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज जो है वो छोटा है, यानी कि डिमिनिश्ड है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लिखना है रियल है वर्चुअल है, क्योंकि डॉट 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 करके मीट करा रहा है। अब तुम बोलेगा भैया एक तो रियल इमेज, एक तो रियल लाइन है, एक तो वर्चुअल लाइन है, तो तभी भी हम लोग इसको वर्चुअल इमेज ही मानने वाले, क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 मीट करा जा रहा है और बिहाइंड द लेंस भी मीट करा है, इसलिए हम लोग वर्चुअल इमेज ही मानने वाले हैं इसको। ठीक है, तो वर्चुअल, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज हो गया, तो इसके साथ कॉम्बो पैक पे हम लोग को इरेक्ट मिलने वाला। और तुम अगर ऐसे भी देखिएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में बन रहा है, तो क्या हुआ, इरेक्ट हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे बना तो इन्वर्टेड होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इरेक्ट होता है। तो ये क्या हो गया, अपना वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हो गया। यही था अपना दोनों केस।
हम पहला क्या रखे थे, पहला रखे थे अपना इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे रखे तो कुछ ऐसा टाइप का बन रहा है, ये अपना नेचर। दूसरा रखे एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, अब तुम फाइनाइट डिस्टेंस में कहीं पे भी रख सकता है, F1 2 F1 ओ पे नहीं रख सकता, सॉरी ओ पे नहीं रखना, तो F1 तुम F1 ओ के बीच में रख दिया या फिर 2 F1 पे रख दिया, कहीं पे भी तुम इमेज को रखेगा, ऑब्जेक्ट को रखेगा सॉरी, तो तुम्हारा ऐसा ही इमेज बनने वाला है और यही तुमको नेचर मिलने वाला है। तो यही है। अब चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम लोग आ चुके अपने पावर ऑफ लेंस को अच्छा समझने के लिए। पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन क्या होता है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस फॉर इंसिडेंट लाइट ऑन इट। यहाँ पे डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि एक लेंस जो है, ये जो लाइन है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस, ये कहना चाह रहा है कि एक लेंस जो है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस हुआ वो तो कन्वर्ज करता है और कॉनकेव लेंस हुआ वो तो डाइवर्ज करता है, तो कोई भी लेंस कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, तो वो कितना कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है फॉर एन इंसिडेंट लाइट, यानी कि आता हुआ लाइट, इसका मतलब हुआ आता हुआ लाइट, आता हुआ लाइट। तो आता हुआ लाइट रे जो है उसको ये कितना कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है, उसको उसका पावर कहा जाता है। एक लेंस जो है कितना अपना आता हुआ लाइट रे को वो कितना डाइवर्ज कर पा रहा है या कन्वर्ज कर पा रहा है, तो उसके को उसका पावर कहा जाता है। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है पी से। ऐसा यूनिट होता है इसका डायप्टर, डायप्टर या फिर स्पेलिंग इसका ऐसे भी होता है, कंफ्यूज होता है डायप्टर, क्या कि TER है और TRE है, लेकिन डायप्टर ही कहा जाता है, डायप्ट्रे नहीं कहा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, यूके और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f जब f मीटर में होता है। इसका फॉर्मूला क्या, P = 1/f जब f मीटर में होता है, और जब f सेंटीमीटर में हम लोग को दिया जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में f हम लोग को सेंटीमीटर में ही दिया रहेगा। जब सेंटीमीटर में दिया जाता है तो 100/f अपना फॉर्मूला लगता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जब सेंटीमीटर दिया रहेगा तो हम लोग को 100/f लगाना है, जब मीटर दिया रहेगा तो हम लोग को 1/f लगाना है। ठीक है, हम लोग को इतना समझ आया। इसका P और यानी कि पावर और F यानी कि फोकल लेंथ, ये जो पावर है और ये फोकल लेंथ, F यानी कि फोकल लेंथ, इसका रिलेशन होता है, दो रिलेशन है। वो रिलेशन क्या बनाता है, जैसे यहाँ पे ही हम देखें कि F के साथ कुछ लग रहा है, मतलब F के साथ कुछ रिश्ता लगता है इसका, तो क्या रिश्ता लगता है वही हम लोग देख रहे हैं। हम लोग को सबसे पहला कि रेसिप्रोकल होता है, सबसे पहला जो है F का रेसिप्रोकल होता है P का। कैसे हम लोग को पता चल रहा है, यही पर तुम फॉर्मूला में ही देखो, P = 1/f दिया गया, यानी कि मान लो अपना F दिया रहता कोई क्वेश्चन में तुम्हारा 2 मीटर दिया जाता है, तो इसका अगर कोई पावर निकालने बोलता है, तुम लिखते क्या, P = 1/f, तो यानी कि F जो है 2 दिया गया तो F हटा के हम लोग 2 लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2, तो P क्या हो गया, 1/2, तो यानी कि P जो है रेसिप्रोकल होता है F का अपना। ठीक है, इतना समझ आया। तो पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया कि हम लोग को फॉर्मूला से वेरीफाई हो गया कि हाँ रेसिप्रोकल होता है P का, रेसिप्रोकल होता है F का, P जो है F का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग को समझ आ गया। ठीक है, हम लोग इतना समझ गए। अब दूसरा रिलेशन है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है F का, यानी कि P अगर ज्यादा हुआ तो F कम रहेगा और F अगर ज्यादा हुआ तो P कम रहेगा। तो ठीक है भैया, हमको रिलेशन समझ आ गया, दोनों रिलेशन समझ आ गया, लेकिन जो दूसरा वाला है उसका प्रूफ नहीं मिला हमको अभी तक। जैसे पहला वाला प्रूफ तुमको हम दिखा दिए कि यहाँ से मिल गया हम लोग को, फॉर्मूला से मिल गया, लेकिन जो दूसरा वाला जो है उसका प्रूफ नहीं मिला। तो प्रूफ कैसे करना है दिखाते हैं, मतलब इसको रियल लाइफ एप्लीकेशन में ला के दिखाते हैं। हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, कॉन्केव में भी कर सकते हैं, जैसे ये कन्वर्ज करा तो वैसे ही वो डाइवर्ज करता है। तो एक दो कॉन्वेक्स लेंस लिया है, एक लिए है पतला, एक लिए है मोटा। दो कॉन्वेक्स लेंस लिया है, एक लिए है पतला वाला, एक लिए है मोटा वाला। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस लिए, अब क्या किया, इसका गोल घुमा दिया हम, मतलब इसका स्पेरिकल बना दिया, जो तुम पहले से मेरे सीख के आ रहा है। ये मोटा वाला लेंस है, ये मोटा वाला कॉन्वेक्स लेंस है, इसका भी गोल घुमा के हम बना दिए, सर्कल बना दी। तो अब हम देखें कि इसका सर्कल जो है बड़ा बन रहा है और इसका देखिए इसका सर्कल जो है छोटा बन रहा है। ठीक है, हमको इतना समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला सर्कल का सेंटर ले लेंगे, ये बड़ा वाला सर्कल का, ये छोटा वाला सर्कल का भी सेंटर ले लेंगे। क्या किया, हम बड़ा वाला सर्कल का सेंटर लिए, छोटा वाला सर्कल का भी सेंटर लिए, वही अपना टर्म्स हम कर रहे हैं, मतलब टर्म्स बैठाने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेंटर लिए, सेंटर को जिसको हम लोग 2f2 भी कहते हैं, जब लेंस बनाते हैं तो राइट साइड है तो 2f2 भी कहते हैं, लेकिन अभी के लिए तुम इतना ही समझो, ये सेंटर हुआ सर्कल का और ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हुआ किसका, लेंस का। तो ये दोनों का बीच में एक पॉइंट, मिड पॉइंट लिया जाता है, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं, जो तुम पहले भी मैं से पढ़ के रखा है। तो मान लो ये f2 है, ये 2f2 है। ठीक है, इतना समझ आ जाएगा। तो ये दोनों का बीच में हम एक पॉइंट लेंगे फोकस। ठीक है, फोकस लिए, मिड पॉइंट में फोकस लिए, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। वैसे यहाँ पे भी सेंटर लिए, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, और वो दोनों का बीच में एक पॉइंट लिए फोकस। ठीक है, हमको इतना समझ आया। ठीक है भैया, अब यहाँ पे देखो मेरे साथ, अपना फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है O से F का बीच का दूरी, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का बीच का दूरी।
फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का दूरी। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है इतना बन रहा है, ओ से एफ इतना डिस्टेंस है, यानी कि इसका फोकल लेंथ जो है इतना बन रहा है, और यहाँ से ओ का एफ जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस है, यानी कि इसका फोकल लेंथ कुछ इतना बन रहा है। एक है इतना, और एक है इतना। तो किसका बड़ा हुआ, ये राइट साइड वाला का, यानी कि इसका वाला, यानी कि बड़ा सर्कल जिसका बन रहा है, और इसका जो है छोटा वाला, यानी कि इसका फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा है, इसका फोकल लेंथ कम है। इतना अभी तक समझ आया, ठीक है आगे बढ़ो। अब हम लोग को देखना है इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, इसका फोकल लेंथ कम हो गया, कम है, हम लोग को इतना एक बात समझ आ गया, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं, दो लाइट रे, दो पैरेलल लाइट रे हम लोग इस पे मारेंगे। मान के चलो कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, तुम जो केसेस पर है ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है। अब इस पे दो पैरेलल लाइट रे मारे, मतलब दो लाइट रे हम मारे सिंपली, ठीक है। दो लाइट रे हम सिंपली मारे, दो लाइट मारे, तो वो क्या हो गया, कन्वर्ट करेगा फोकस पे। क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा फोकस पे। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है भैया, आप तुम तो इतना देर से पढ़ते आ रहे हो। तो क्या कर रहा है, फोकस पे कन्वर्ट किया, वैसे यहाँ पे भी मारे तो फोकस पे कन्वर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, लाइट रे ऐसे आया और ऐसे जा रहा है, लाइट रे ऐसे आया ऐसे जा रहा है, इसका जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है ना, मतलब कितना एंगल पे कन्वर्ट करा, कितना बदतमीजी के साथ कन्वर्ट करा, वो थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, यहां से आया ऐसे इसको मोड़ना पड़ा, यहां से आया ऐसे इसको मोड़ना पड़ा, इसका जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है ना वो ज्यादा है, यानी कि बहुत ही बदतमीजी के साथ मोड़ पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है आपको, यहाँ पे तुम बता रहा, एक लाइट रे ऐसे जा रहा है और एक लाइट रे ऐसे बेंड हो रहा है, एक लाइट रे ऐसे बेंड हुआ, एक लाइट रे ऐसे बेंड हुआ। तुमको क्या लगता है किसमें ज्यादा कन्वर्जेंस हो रहा है, किसमें ज्यादा पावर होगा, किसमें ज्यादा डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस होगा? तो इसमें तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस भैया को लग रहा है कि कम होगा, और इसमें लग रहा है कि इसमें ज्यादा होगा। तो वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है मेरे दोस्त। यहाँ पे क्या है कि देखो, यहाँ पे लाइट रे कैसे है, यहाँ पे लाइट रे आके ऐसे दूर में जाके, फोकल लेंथ दूर में बन रहा है, फोकस दूर में है, तो वो दूर में जाके कन्वर्ट कर रहा है। इसका फोकल लेंथ सामने है तो इसको ज्यादा कन्वर्ट करना पड़ा, इसका डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है, तो यानी कि इसका पावर जो है, और डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ही पावर होता है, तो यानी कि इसका पावर जो है वो ज्यादा होने वाला है। क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है, इसमें डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस कम है, तो इसका पावर जो है कम होने वाला है। तो ये अपना पावर जो है कम हुआ, ये अपना पावर जो है हाई हुआ। और इसी के साथ हम लोग का रिलेशनशिप जो है वो भी हम वेरीफाई कर दिए विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। ऐसा ही होता है, मतलब जब तुम चश्मा जो भी पहनता है, जिसका चश्मा, किसी का चश्मा देखना बहुत मोटा होता है, जिसका चश्मा में बहुत मोटा होता है चश्मा का लेंस जो है, तो उसका पावर ज्यादा होता है। जिसका चश्मा का लेंस जो है पतला या मीडियम होता है, तो उसका मीडियम पावर जो है मीडियम में कम ही रहता है, ठीक है। तो ये एफ इसका ज्यादा था तो क्या हुआ, पी कम हो गया, और इसका एफ कम था तो पी ज्यादा हो गया, ठीक है। हम लोग इतना समझ आइए, ये पूरा पावर ऑफ लेंस खत्म हो गया अपना। क्या क्या हम समझा दिए, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, ये सब थोड़ा तुमको रीड करा दिया। उसके बाद पावर ऑफ लेंस का थोड़ा फील भी लेने के लिए ये भी समझा दिया, और रिलेशनशिप भी लिख लेना अपना कॉपी में, ये नोट्स अच्छे बना लेना, तुम लोग के लिए ही लिख के लाया है। यही थे ये स्लाइड पे, चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम लोग आ चुके अपना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को देखने के लिए। इसमें क्या किया था, कुछ नहीं, बस लेंसेज चार पांच तरीका का लेंसेज, या दो से ज्यादा तरीका का लेंसेज को लेके कंबाइन कर दिया जाता है। नाम ही पढ़ के समझ आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे देखो, एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस, चार लेंस, ठीक है। ये कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, वो मतलब नहीं है, ये चार लेंस लिया गया, ठीक है। तो ये चार लेंस लेके क्या किया गया, कंबाइन कर दिया गया, एक ही चीज में फिट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। जैसे देखो, ये अपना पहला, ये अपना दूसरा, ये अपना तीसरा, ये अपना चौथा। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कंबाइन करके वही कर दिया। ये अपना पहला लेंस हुआ, ये अपना दूसरा लेंस हुआ, ये अपना तीसरा लेंस हुआ, ये अपना चौथा लेंस हुआ। इसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। क्या किया जाता है, लेंस को लेके कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। इतना समझ आया हम लोग को। अब देखो, इस ये पढ़ाने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा तुमको। तो क्वेश्चन में तुमको पूछ सकता है पॉसिबिलिटी क्या क्या है, ठीक है। या तो तुमको पी नेट पूछेगा, सबसे पहले तुमको पी नेट पूछ सकता है, ठीक है, यानी पावर टोटल कितना, पी नेट मतलब पावर का टोटल कितना है। दूसरा तुमको पूछ सकता है इसका फोकल लेंथ, एफ नेट कितना है, यानी कि फोकल लेंथ का टोटल कितना है। और तीसरा तुमको पूछ सकता है ये जो लेंस बना है, कंबाइन करके जो बना है, आखिरी में फाइनली इसका नेचर क्या होगा, ये कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा या कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, क्या होगा, यही पूछा जाएगा। तो चलो, यही सबको सॉल्व करने के लिए हम एक बार तुमको सॉल्व भी करके दिखाया था। हम क्या किए, ये चारों का पावर तुमको बता दिए, ठीक है। ये चारों का पावर, इसका 2 डायोप्टर, इसका -2 डायोप्टर, इसका +2 डायोप्टर, इसका -1 डायोप्टर, इसको लेके हम बता दिए तुमको कि ये चारों का पावर जो था कुछ इतना था, मतलब 1 का जो है +2 है, 2 का -2 है, ऐसे करके हम चारों का तुमको पावर बता दिए, ठीक है। अब हम लोग को ये निकालना है, सॉल्व करना है ये सब चीज के लिए। तो सबसे पहले पी नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी नेट क्या होता है, पावर का टोटल होता है, ठीक है। तो पावर का टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P1 कुछ नहीं, बस सारा पावर को प्लस कर देना, P2 प्लस P3 प्लस P4। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला भी बन गया, उसके तो कॉपी में लिख लेना है इसको। ये सिंपली अपना फॉर्मूला बन गया, क्या किया, सारा पावर को लेके जोड़ देना है बस।
तो यहाँ पे जैसे हम लोग का पावर, हम लोग को सारा पावर क्या दिखेगा, +2 फिर प्लस, फिर इधर है -2, फिर है इधर +2, फिर है इधर प्लस में लेके -1। ये क्या है, इसका साइन है, ये इसका साइन है, कुछ ऐसे ही लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये +2 -2, ये प्लस हटा दो, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर ये प्लस माइनस जो है माइनस हो गया, ठीक है। तो ये माइनस से ये प्लस चला गया, 2 - 1 बचा, तो यहाँ पे आंसर जो आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि 1 है पॉजिटिव में, ठीक है। तो अपना टोटल पावर क्या हुआ, पी नेट आ गया अपना +1, यानी कि डायोप्टर, लास्ट में डायोप्टर भी लगा देना, वही जो उसका ऐसा यूनिट है पावर का। तो +1 डायोप्टर अपना टोटल पावर आ गया, हम लोग को पहला मिल गया, पी नेट मिल गया, हम लोग को पहला मिल गया, पी नेट मिल गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है एफ नेट। एफ नेट यानी कि एफ का टोटल, फोकल लेंथ का टोटल कितना है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब जो कंबाइंड लेंस बन रहा है उसका टोटल फोकल लेंथ कितना है। तो इसके लिए कुछ नहीं, नॉर्मली पावर का फॉर्मूला लगा देना बस। जैसे तुम पहले तो तुमको पी नेट निकालना पड़ेगा, पी नेट निकाल दिया, अब क्या करना है, नॉर्मली तुम पावर का फॉर्मूला लगा दो, तुमको आंसर मिल जाएगा। तो दूसरा के लिए क्या कर रहा है, P = 1/f कर देना। P हम लोग को यहाँ से P नेट लिखी ना, P नेट होना चाहिए, P मतलब कोई भी लेंस का मत लिख देना, P जो टोटल आया है वही लिखना। तो P नेट यहाँ पे जो P नेट हम लोग निकाला है तो क्या है, +1 डायोप्टर है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। F हम लोग को नहीं पता जो कि निकालना है, तो F यहाँ पे गया, और 1 का 1 इधर ही रहा, जब तुम लोग करके दिखा दे रहे, देखो ये 1F रहा, तो F गया, 1 उधर गया, तो 1 यहाँ रुको रुको, हम खुद ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तुमको समझाने के लिए कुछ नहीं, मतलब 1 है तो कुछ भी नहीं है, इंटू 1 है तो कुछ भी नहीं है, यानी कि F जो है अपना 1 आ गया। और 1 क्या मीटर में रहा, मीटर में कैसे रहा भैया, मीटर में क्यों रहा भैया, क्योंकि 1/f यूज कर रहे हैं, 1/f जब भी यूज करते हो तो फोकल लेंथ जो अपना मीटर में रहता है, और जब 100/f यूज करेंगे तो फोकल लेंथ जो अपना सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। तो f अपना निकल के आ गया 1 मीटर, तो अपना f नेट भी निकल गया। अब तीसरा में पूछता है कि ये जो कॉम्बाइन करके जो लेंसेज बन रहा है इसका नेचर क्या होने वाला है, इसका नेचर क्या होने वाला है। तो नेचर के लिए ये नोट डाउन कर लेना, पावर एफ पी नेट जो है यानी कि पावर का जो टोटल है वो अगर पॉजिटिव में आता है तो वो हुआ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग टाइप लेंस हुआ। और पावर जो है अपना नेगेटिव में आता है तो वो हुआ कॉन्केव लेंस, जो कि डाइवर्ज करता है, यानी कि उसका डाइवर्जिंग नेचर होता है। पावर अगर पॉजिटिव हुआ तो कॉन्वेक्स लेंस, पावर अगर नेगेटिव हुआ तो कॉन्केव लेंस। ये नोट डाउन कर लेना अपना कॉपी में, ठीक है, आगे चल के यूज आने वाला है। और फिर हम लोग को नेचर, तो यहाँ पे क्या अपना पावर जो है पी नेट जो कितना आया था, +1 डायोप्टर आ रहा है, यानी पॉजिटिव में आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेंस इज कॉन्वेक्स। पावर की पॉजिटिव में तो कॉन्वेक्स लेंस का, जिसका मतलब कन्वर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग नेचर। मतलब हम लोग को समझा रहे हैं तो अच्छा से लिख लेना कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, या फिर नेचर क्या है उसका। अगर नेचर पूछ रहा होगा तो सिर्फ लिख देना कन्वर्जिंग नेचर है इसका, और ये कॉन्वेक्स लेंस है, बस इतना ही लिखना है। यही आ सकता है पावर ऑफ लेंस में, इतना ही पॉसिबिलिटी सवाल बनने का, ये सब नोट डाउन कर लेना, ये नोट डाउन कर लेना। और पावर नेट पी नेट की भी फॉर्मूला है, ये भी नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। हम लोग आ चुके हैं अपने साइन कन्वेंशन देखने के लिए, किसके लिए साइन कन्वेंशन, लेंस के लिए साइन कन्वेंशन। तुम साइन कन्वेंशन मिरर के लिए भी पढ़ा था, अब हम लोग लेंस के लिए पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, बस छोटा सा चेंजेस है, थोड़ा मोड़ा चेंजेस है। सबसे पहले ये जो वी यू वाला जो ये है, तुम ये देख लेना, ये व्हाट्सएप यानी कि यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी यानी कि इमेज डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ, रेडियस, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, जो कि तुमको पहले से ही पता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपना मेन चीज पे। अच्छा, ये साइन कन्वेंशन को न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में कहा जाता है। साइन कन्वेंशन को न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सॉरी, तो इसका ये जो कहा जा रहा है, ये जो वर्ड दिया जा रहा है, इसको ये क्यों कहा जा रहा है, ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों कहा जा रहा है। कार्टेशियन का मतलब वही ग्राफ होता है, जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग ग्राफ का ही इस्तेमाल करके जानने वाला है कि कौन सा साइन जो है, साइन कन्वेंशन में होता क्या है कि कुछ साइन जो है फिक्स दिया रहेगा, कॉनकेव के लिए ये साइन फिक्स है, कॉन्वेक्स के लिए ये साइन फिक्स है, तो वो साइन तुमको जानना है ताकि तुम्हारा न्यूमेरिकल में हेल्प आए। तो क्यों यहाँ पे लिखा गया न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, क्योंकि यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम यानी कि अपना ग्राफ वाला सिस्टम का यूज होता है। ग्राफ वाला सिस्टम कैसे यूज होता है, मिडल में यानी कि ओरिजिन में हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को मानते हैं। ये देखो, ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको हम लोग ग्राफ का ओरिजिन मानेंगे, यानी कि सेंटर मानेंगे, जहां 0 0 से जहां स्टार्टिंग करते हैं ना हम लोग ग्राफ में, तो वही हम लोग यहाँ पे मानने वाले हैं। कॉन्वेक्स लेंस का यही है ओरिजिन, और कॉन्केव लेंस का यही है ओरिजिन। इसका राइट साइड अब पॉजिटिव रहने वाला है, इसका नीचे वाला नेगेटिव रहने वाला है, इसका अपर साइड पॉजिटिव रहने वाला है, इसका लेफ्ट साइड
नेगेटिव रहने वाला, वही एक्स डैश वाई डैश वही वाला चीज बना रहा है। तो ओ का राइट साइड पॉजिटिव रहने वाला है, ओ का लेफ्ट साइड नेगेटिव रहने वाला है, ओ का अपर साइड पॉजिटिव, ओ का नीचे वाला नेगेटिव। वैसे यहाँ पे ओ का राइट साइड पॉजिटिव, ओ का लेफ्ट साइड नेगेटिव, ओ का अपर साइड पॉजिटिव, ओ का नीचे वाला साइड नेगेटिव। यही है अपना साइन कन्वेंशन। तुमको यही विजुअलाइज करना है। क्या विजुअलाइज करने बोल रहे थे? यही ग्राफ को विजुअलाइज करने बोल रहे थे। तो हम लोग ग्राफ वाला सिस्टम समझ लिया। अब हम लोग कुछ कुछ साइन के बारे में लिखना है जो कि फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये मिरर से भी पढ़ते आ रहा है। तो यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से होता है? प्लीज ये सब चीज अपना बेसिक दिमाग में रखना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से होता है मेरा दोस्त? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। अब तुम जितना बार भी रे डायग्राम बनाया था, याद करने की कोशिश करो, तुम जितना बार भी रे डायग्राम बनाया था, तुम क्या किया था? ऑब्जेक्ट को ये ओ का लेफ्ट साइड में रखा था, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखे थे हम लोग, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखे थे। तो ओ का लेफ्ट साइड में रखे थे, यानी कि ओ का लेफ्ट साइड में तो भैया नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है यू जो है हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है दोनों केस में। इसमें भी हम लोग कॉन्केव में भी जितना केसेस बना उसका लेफ्ट साइड ही रखे थे, कॉन्वेक्स में भी लेफ्ट साइड ही रखे थे। तो क्या होगा? दोनों में नेगेटिव ही रहने वाला है अपना यू। ठीक है भैया, हमको समझ आया। अब हम लोग को देखना है एफ, यानी कि फोकल लेंथ। दोनों में वेरी करता है ये। तो फोकल लेंथ भैया, आप तो मेरे को बताया है कि O और F2, O और फोकस का बीच का, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का बीच का दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ पे तो दो फोकल लेंथ बन रहा है। एक राइट साइड, देखिए यहाँ पे देखो, एक राइट साइड बन रहा है, एक लेफ्ट साइड बन रहा है, एक राइट साइड बन रहा है, एक लेफ्ट साइड बन रहा है। तो भैया हम कौन सा फोकल लेंथ को मानेंगे? मिरर में तो हमको समझ आ रहा था कि चलो लेफ्ट साइड बन रहा है, एक ही फोकल लेंथ बन रहा था, तो मिरर में बहुत ईजी था। तो यहाँ पे कौन सा यूज करने वाले हैं? तो एक चीज दिमाग में रखना लेंस के लिए, जब साइन कन्वेंशन का फोकल लेंथ, तुम फोकल लेंथ के लिए, लेंस का फोकल लेंथ के लिए ये याद रखना कि जो फोकल लेंथ यूज आ रहा होगा, जो फोकस यूज में आ रहा होगा, वही वाला फोकल लेंथ लेना। हम क्या बोले? जो फोकस यूज में आ रहा होगा वही वाला फोकल लेंथ लेना। कैसे यूज में आ रहा है? मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं? तो जैसे देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है अपना, तो ये पैरेलल लाइट रेज मारे, हम पैरेलल लाइट रे मारे इस पे, तो ये पैरेलल लाइट रे कन्वर्ट कहां पे जाके करेगा? F2 पे जगह कन्वर्ट करेगा। तो फोकस कौन सा यूज हो रहा है? यानी कि राइट साइड वाला F2 यूज हो रहा है, यानी कि राइट साइड वाला फोकस यूज हो रहा है। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो राइट साइड बनने वाला है। वैसे यहाँ पे देखो, हम दो पैरेलल रेज मारे, तो ये क्या करने वाला है? पीछे वाला फोकस का यूज करके कन्वर्ट करने वाला है, पीछे का फोकस यूज करके कन्वर्ट करने वाला है, यानी कि पीछे वाला फोकस हो रहा है, यानी कि O का लेफ्ट साइड वाला फोकस यूज हो रहा है। तो इसका फोकल लेंथ जो है O के लेफ्ट साइड बनने वाला है। ठीक है, इतना समझ आया? तो अब सिंपली तुम यहाँ पे लिख सकता है O का राइट साइड वाला, O का राइट साइड में फोकल लेंथ बन रहा है, यानी कि O का राइट साइड में बन रहा है, यानी कि पॉजिटिव में रहने वाला है। इसका जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव रहने वाला है, और इसका फोकल लेंथ जो है लेफ्ट साइड बन रहा है, फोकस लेफ्ट साइड वाला यूज हो रहा है, तो फोकल लेंथ लेफ्ट साइड बनेगा। तो O का लेफ्ट साइड में क्या है? O का लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव लिख दिए। अब जैसा कि तुमको पता है कि R इज इक्वल टू 2F होता है, यानी कि R और F कनेक्टेड रहता है, तो यानी कि F पॉजिटिव रहेगा तो R भी पॉजिटिव रहेगा, F अगर नेगेटिव रहेगा तो R भी नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे F जो है पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो अपना R भी पॉजिटिव ही रहने वाला। और यहाँ पे R जो है नेगेटिव है कॉन्केव लेंस के लिए, तो यहाँ पे F जो है नेगेटिव है, तो R भी नेगेटिव हो जाएगा अपना। ठीक है, हम लोग को इतना समझ आया। अब क्या लेना है हम लोग को? ऑब्जेक्ट का हाइट लेना है। ऑब्जेक्ट का हाइट, तुम जितना बार भी मेरे साथ रे डायग्राम में आया, कहीं से भी रे डायग्राम प्रैक्टिस किया आ रहा है, तो रे डायग्राम हमेशा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे थे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे थे, यानी कि O का ऊपर रख रहे थे। ग्राफ में रखेंगे ऊपर वाला को, तो O का ऊपर आ रहा है, O का ऊपर में क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। ये थोड़ा अच्छा नहीं समझा होगा। देखो, हम लोग जितना बार भी ऑब्जेक्ट को रखे थे, ऑब्जेक्ट को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, इमेज के बारे में बात नहीं करें, तो हम लोग ऊपर में रखे थे। क्या तुम एक बार भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में रखा था ऑब्जेक्ट को? नहीं, हम हमेशा ऐसे ऑब्जेक्ट बनाए थे, ऐसे यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनाए थे, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना रहे थे। O का अपर साइड में बना रहे थे, O का अपर साइड में क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दोनों केसेस में पॉजिटिव रहने वाला है। यही था आपका साइन कन्वेंशन। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला पे। हम लोग अपना फॉर्मूलाज पे दो ही सिंपल से फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब कोई भी तुमको अच्छा टीचर से, तुम कहीं से भी पढ़ के आया, मेरे से भी पढ़ा होगा, तो वो क्या बोलता है कि 1/v पहले, 1/v को पहले लिखना। जब मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे थे हम लोग, तो 1/v को पहले लिखना और उसके बाद 1/u को लिखना। वो इसलिए बोलता है क्योंकि लेंस फॉर्मूला में ऐसा फॉर्मूला है जो तुमको हेल्प आएगा, तुमको याद करने में इजी रहेगा। ठीक है, अब तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि मिरर में पॉजिटिव लगे या लेंस में नेगेटिव लगे, तो तुम ऐसे याद करना। ठीक है, कि मिरर में खुद को देखा, तो मिरर में खुद को देख के पॉजिटिव फील करता है, तो मिरर का फॉर्मूला में क्या लगने वाला है? पॉजिटिव लगने वाला है, यानी कि प्लस का साइन लगने वाला, और लेंस में वही उसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट
नेगेटिव लगने वाला है। यही अपना फॉर्मूला हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हम लोग सेकंड फॉर्मूला हम लोग का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को दिखाने से पहले, सिखाने से पहले या दिखाने से पहले या बताने से पहले तुमको मैग्निफिकेशन का मतलब समझना पड़ेगा। अब तुम हो सकता है मैग्निफिकेशन का मतलब मेरे से सीख के आया है मेरे वजह से, लेकिन तभी भी देख लो यहाँ पे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का सिंपल से डेफिनेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमको इतना समझ आया क्या लिखा है भैया, HI/HO, यानी कि साइज डिनोट करता है हाइट को, यानी कि हाइट का रेशियो होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। लेकिन एक्चुअली में सिंपल वर्ड में मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन एक नंबर है जो हम लोग को ये बताता है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितना बड़ा है। क्या चीज में? हाइट में। इमेज जो है ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितना बड़ा है, क्या चीज में? हाइट में। मान लो मैग्निफिकेशन अपना 2 देके रखा है, तो ये 2 का मतलब है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़ा है। वहीं पर मान लो मैग्निफिकेशन जो है 1.5 देके रखा है, तो इसमें क्या कह रहा है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से 1.5 गुना ज्यादा, यानी कि 1.5x ज्यादा बड़ा है। यही बताता है अपना मैग्निफिकेशन। ठीक है, आई होप से समझ आ गया होगा मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल में या काम आने वाला है। न्यूमेरिकल में अगर तुमको बेसिक्स नहीं पता है तो तुमको कभी भी घुमा सकता है वो, पूछ के क्वेश्चन को घुमा देगा तुम्हारा, तुमको पता ही नहीं रहेगा। तुम तो बोलेगा हम तो रटा चीज पर क्या है, हमको पता ही नहीं है क्या होता है बेसिक्स, इसलिए हम तुमको बेसिक्स समझा रहे हैं। तो सबसे पहला अपना फॉर्मूला होता है m इज टू माइनस वी बाई यू, नहीं लगेगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा। तो m इज टू वी बाई यू, ये अपना क्या चीज के लिए पढ़ रहा है? लेंस के लिए पढ़ रहा है। मिरर में हम लोग माइनस वी बाई यू लिख रहे थे, यहाँ पे वी बाई यू लिखेंगे। और m इज टू HI/HO, 2 फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला याद रखना। बहुत सारा स्कूल में इसको ऐड करके भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। अब मैग्निफिकेशन निकालने का उसका बैक ऑफ सेंस क्या होता है, बैक सेंस क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं इमेज का नेचर पता करने के लिए। मतलब मेरा तरीका ऐसा है जहां से हम पढ़ते हैं, जो हम सीखे जो तरीका, वही हमको ये तरीका ही पता है। तो मैग्निफिकेशन से हम लोग क्या निकालते हैं? नेचर निकालते हैं इमेज का। इमेज का मतलब कितना बड़ा है इमेज, रियल है, वर्चुअल है, वही निकालते हैं। तो ये टूल्स है मैग्निफिकेशन से कैसे हम लोग बताते हैं। तो अगर m का वैल्यू, m तुम काटाकुटी करके निकाल लिया, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के m निकाल लिया। अगर m का वैल्यू 0 से बड़ा, जो कि हमेशा 0 से बड़ा ही आने वाला है, अगर m का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा आता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड क्या होगा? इमेज जो है डिमिनिश्ड होगा। किसके मुकाबले? ऑब्जेक्ट के मुकाबले, यानी कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज जो है छोटा रहेगा। समझ में आया? डिमिनिश्ड का मतलब छोटा। और m अगर 1 से बड़ा हुआ तो इनलार्ज्ड, यानी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा रहेगा। ठीक है, इनलार्ज्ड मतलब बड़ा। और m अगर 1 आया तो यानी कि सेम साइज, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज जो है सेम रहने वाला है। अगर m का वैल्यू ऑफ वर्चुअल इरेक्ट के लिए, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव में रहा तो क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट हमेशा साथ में चलता है। और m का वैल्यू अगर नेगेटिव में रहा तो वो रियल और इन्वर्टेड। वही सेम चीज जो तुम मिरर में अगर पढ़ा है, मिरर से पढ़ा है, तो मिरर में भी यही सेम चीज हम लोग यूज फॉलो कर रहे थे। वही सेम चीज यहाँ पे प्लस रहेगा तो वर्चुअल इरेक्ट, माइनस रहेगा तो रियल और इन्वर्टेड। बस इतना ही जानना था हम लोग को। तो ये हो गया अपना सारा फॉर्मूला। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आओ एक दो क्वेश्चंस लगा लेते हैं। हम ब्लैक मार्कर से करने वाले हैं क्योंकि ब्लू मार्कर में खत्म हो गया। क्वेश्चन पढ़ता है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो गिवन लिखना होता है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एक 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हाइट कहना चाह रहा है, यानी कि ये HO देके रखा है। HO अब हमेशा क्योंकि पॉजिटिव में रहता है तो हम लोग पॉजिटिव पे ही लेने वाले हैं, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद लिख रखा है कि इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ये जो लाइन दिया गया है सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, बस ये अपना इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ये जो है लाइन अपना सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है जिसका फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब तुम खुद ही बताओ कि फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का पीछे वाला फोकस यूज होता है, यानी कि फोकल लेंथ जो है सॉरी कॉन्वेक्स लेंस का आगे वाला फोकस यूज होता है, F2 यूज होता है, यानी कि फोकल लेंथ जो है आगे बनेगा, यानी कि राइट साइड बनेगा ओ का राइट साइड जब बन रहा था, यानी कि फोकल लेंथ जो है अपना पॉजिटिव में रहने वाला कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, यही बेसिक्स याद रखना है, इसलिए बोले अपना विजुअलाइजेशन को चलाना थोड़ा सा। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मेरा दोस्त ये देके रखा हम लोग को, हाइट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देके रखा है, इसलिए बोले बेसिक्स जानना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग देके रखा है जो कि है 15 सेंटीमीटर, यानी कि यू देके रखा है जो कि है 15 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमसे नेगेटिव में ही रहने वाला है। उसके बाद लिखा गया फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। तो हम लिख देते हैं क्या निकालना हम लोग को V निकालना है, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। पोजीशन ऑफ इमेज जो है यानी कि इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है, इमेज कितना डिस्टेंस पे रखा गया है, तो हम लोग V से वो निकाल लेंगे। उसके बाद पूछा गया नेचर क्या होगा इमेज का, तो नेचर हम लोग M से निकाल लेंगे। साइज बोला है, हाँ साइज भी बोला है, तो साइज हम लोग HI यानी कि इमेज का साइज बताया गया है तो वो निकाल लेंगे। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी निकालने बोल रहा है।
तो हम लोग मैग्निफिकेशन से ही नेचर निकालते हैं, तो हम लोग तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन क्यों दिया गया, तुम सोच रहा होगा कि आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन क्यों दिया गया, क्योंकि बहुत सारा टीचर लोग क्या करता है वी से ही वो लोग नेचर बताया था, लेकिन मेरा तरीका है जहां से हम सीखे तो हम लोग एच एम से निकालते हैं, तो एम ही हमको बेटर लगता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले अपना मिरर लेंस फॉर्मूला लगाए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो f का वैल्यू दिया गया है अपने को 10, v का वैल्यू नहीं पता, u का वैल्यू है -15। ठीक है जी। अब ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा किसी से कंफ्यूजन होता है इधर में, क्या है ये प्लस है, प्लस 1/50 है, इसको क्या करना है लेफ्ट साइड में लेके आना। लेफ्ट साइड में कहाँ पे 1/10 का राइट साइड में, और इसका साइन अपोजिट कर देना, करके दिखा दे रहा, जैसे 1/10 है, ठीक है, तो इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आए। लेफ्ट साइड में लेके आए कहाँ पे 1/10 का राइट साइड में, 1/10 का राइट साइड में लेके आए और साइन को अपोजिट कर दिए, तो ये बन गया अपना एलसीएम। मतलब ऐसे ही लेना ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, राइट आंसर ही आएगा इससे। और 10 और 15 का अपना एलसीएम लेना है तो क्या हो जाएगा, 10 15 का एलसीएम 30 होगा, और 10 3 जा माइनस 15 2 जा इज इक्वल टू 1/v, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 1/v। अब रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे, तो उल्टा दोनों तरफ करेंगे, तो 1/30 उल्टा होकर 30 हो जाएगा, 1/v उल्टा होकर v हो जाएगा। तो यानी कि इधर आ जाएगा अपना 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v। अब क्या यहाँ पे सेंस बना रहा है, v जो है 30 सेंटीमीटर, हाँ सेंस बना रहा है, v जो है राइट साइड बनेगा, ठीक है। v अगर नेगेटिव होता है यानी कि लेफ्ट साइड बन जाता है, ये थोड़ा हम खुद ही चेक कर रहे थे, ठीक है, इस पर कंफ्यूजन होता है। तो v हम लोग निकाल लिया, अब हम लोग n निकालना है। m के लिए क्या फॉर्मूला है अपना, m इज इक्वल टू v/u। तो v हम लोग को पता है 30 सेंटीमीटर, u जो है अपने को 15 -15 देके रखा है। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस का साइन नहीं है m का, जब लेंस हम लोग मिरर कर रहे थे तो यहाँ पे फॉर्मूला में भी माइनस था, तो क्या तो कंफ्यूजन होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो उतना कंफ्यूजन होने की जरूरत है अपने को। तो 15 2 जा और माइनस है तो -2 लग जाएगा, m का वैल्यू हो गया अपना -2। अब क्योंकि m का वैल्यू -2 आया तो इससे हम लोग कुछ पता चल रहा है। सबसे पहले इसका साइन जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन से हम लोग ये पता चल रहा है कि इमेज जो बनने वाला है वो रियल और इन्वर्टेड बनने वाला है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड कॉम्बो मिलता है, और क्योंकि m का साइन 1 से बड़ा है तो भैया क्या बनेगा, इनलार्ज बनेगा। जब तुमको हम टूल्स दिखा रहे थे तो टूल्स में लिखा गया था, तो इमेज जो है इनलार्ज बनने वाला है। ये अपना नेचर भी हो गया, रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज, ठीक है, ये अपना नेचर भी हो गया। अब लास्ट चीज हम लोग को फाइंड करना है, नेचर भी बता दिए, मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर लिए, मैग्निफिकेशन नेचर ये कर लिए। अब लास्ट चीज हम लोग को बताना साइज ऑफ द इमेज, यानी कि HI पूछा जा रहा है। तो m का याद करो, दूसरा एक फॉर्मूला भी था जिसमें लिखा गया था m इज इक्वल टू HI/HO। अब क्योंकि m का वैल्यू हम लोग को पता है तो हम लोग यहाँ से HI निकाल सकते हैं, m और HO पता है तो HI निकाल लेंगे। HO का क्या है 2 सेंटीमीटर, तो ये इधर गया तो -4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू HI। HI आ गया अपना -4 सेंटीमीटर। और ये थोड़ा सेंस भी बना रहा है, अगर तुम सोचोगे कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है, रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज बन रहा है, यानी कि राइट साइड में इमेज बन रहा है, O का राइट साइड में बन रहा है, यानी कि पॉजिटिव रहेगा, तो थोड़ा सेंस भी बना रहा है कि हाँ चलो ऐसा इमेज बन सकता है। तुम थोड़ा सा क्रॉस चेक भी कर सकता है खुद से। तो यही था ये क्वेश्चन। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ चुका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, अ कॉन्केव लेंस, एक कॉन्केव लेंस है, हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एकदम शॉर्टेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कि जो कि अच्छा बात है। एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ देकर रखा 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। फोकल लेंथ क्या देकर रखा भैया, हम लोग को 15 सेंटीमीटर देकर रखा है। अब क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो हम लोग फोकल लेंथ जो है नेगेटिव में लेंगे। कैसे नेगेटिव ले रहे हैं, पीछे वाला फोकस यूज हो रहा था, यानी कि पीछे में फोकल लेंथ बन रहा था ओ का, पीछे में ओ का यानी कि लेफ्ट साइड में, तो ओ का लेफ्ट साइड में क्या था नेगेटिव था। याद करने की कोशिश करो। At what distance should the object be from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Confused मत होना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या करता है हम लोग को u दिया रहता है और v पूछा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर रहा है, यहाँ पे v दे के रखा है, यानी कि इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज का डिस्टेंस दे के रखा है हम लोग को, और यहाँ पे हम लोग को u पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे पढ़ो, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है, सो दैट एक इमेज बन रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस में, यानी कि v हम लोग को देकर रखा है 10 सेंटीमीटर और u हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब तुम्हारा मन में एक सवाल आएगा, ठीक है, कि रुको,
अब तुम्हारा मन में एक सवाल आएगा कि v को हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे। यहीं पर हम लोग का गलती हो जाएगा, यहीं पर ये गलती का वजह से, एक साइन का गलती का वजह से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तुम करके देख लेना। फिर यहाँ पे v नॉर्मली बहुत जन पॉजिटिव ले लेगा, वो नहीं करेगा, उतना दिमाग पेचिंग नहीं करेगा। लेकिन असल में यहाँ पे v को क्या लेना है, क्या साइन क्या लेना है, v का, v का साइन यहाँ पे नेगेटिव लेना है। क्यों नेगेटिव लेना है? क्योंकि देखो ये कॉनकेव लेंस बना, ओ भाई क्या कॉनकेव लेंस बनाया सॉरी क्योंकि देखो ये कॉनकेव लेंस बना है, ठीक है। तो हम लोग दो ही केस सिर्फ किए हैं कॉनकेव लेंस का। दोनों केस में इमेज जो था वो लेफ्ट साइड बनना था, इसलिए बोलते हैं रे डायग्राम अच्छा से प्रैक्टिस करके रखना। दोनों केस में अपना इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में ही बना था। एक तो ऐसे गया था, पैरेलल रेस जब था तो पीछे वाला फोकस यूज करके पीछे में यहाँ पे इमेज बना था, दूसरा में कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस से, मतलब मान लो यहाँ पे रखे तो एक ऐसे गया, एक ऑप्टिकल सेंटर से माने तो एक इमेज जो है यहाँ पे बन रहा था। तो दोनों इमेज जो है लेफ्ट साइड ही बन रहा है, ओ का लेफ्ट साइड बन रहा है, यानी कि ओ का लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यानी कि वी भी अपना नेगेटिव ही होने वाला है। तो देखिए भैया, एक साइन कन्वेंशन का गलती से, मतलब साइन का गलती से तुम्हारा यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। इसलिए हम बोले ग्राफ वाला ही से ही हम तुमको सिखा रहे हैं। बहुत दिन करता है ट्रिक से भी कुछ सिखाता है, कोई वर्ड निमोनिक से सिखाता है, लेकिन बेटर है कि तुम ग्राफ से ही सीखो, क्योंकि ये सब चीज में तुम्हारा ग्राफ ही काम आने वाला है। तो यू है, यू निकालना है, एफ है, वी है, क्या हम लोग नहीं निकालेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे भैया लेंस फॉर्मूला लगा के। तो 1/v वही अपना लेंस फॉर्मूला लगा है। एफ का वैल्यू हम लोग के पास -15 है, v का वैल्यू हम लोग के पास -10 है, -1/u, u हम लोग को निकालना है। ये -1/15 हो गया। अच्छा नीचे में मान लो फ्रैक्शन में माइनस रहा, नीचे में रहा तो वो पूरा फ्रैक्शन का ही माइनस हम लोग मान के ऊपर भी लिख सकते हैं उसको। और ये है -1/10 -1/u। अब हम क्या करेंगे, ये -1/10 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। कहाँ पे? 1/15 के राइट साइड में, जो पिछला क्वेश्चन में करते आ रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आया तो क्या हो जाएगा, साइन इसका नेगेटिव ऑपोजिट हो जाएगा, सॉरी। तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव रह जाएगा। तो इस साइड आया, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसका साइन ऑपोजिट हो गया। और ये कहाँ पे लगा, 1/10 का राइट साइड में लगा। ठीक है जी, हम लोग को इतना समझ आया। अब इसको सॉल्व करो। ओ भैया 1/15 होगा, 1/15 का राइट साइड में लगा, सॉरी। 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 30 होता है। ठीक है भैया, 15 2 जा 10 3 जा इज टू -1/u। ये माइनस का साइन कुछ करेंगे, चिंता मत करो। तो ये -2 +3, तो ये आ गया 1/30, क्योंकि प्लस साइन ज्यादा है तो 1/30 आ रहा है, इज टू -1/u। अब यहाँ पे ये जो 1/u का माइनस है, हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, -1/30 इज टू -1/u। ठीक है। अब ये सॉरी माइनस हट गया, तो इसको हम क्या करेंगे, अब रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/30 को रेसिप्रोकल किए तो क्या आ गया, -30 सेंटीमीटर, और 1/u को रेसिप्रोकल किए तो क्या हो गया, u आ गया। तो u अपना आ गया -30 सेंटीमीटर, यही है अपना आंसर। अब थोड़ा सा सेंस लगाना, u जो है नेगेटिव में ही हमेशा होता है, तो नेगेटिव में आंसर आने वाला। अगर तुम v को नेगेटिव नहीं लेता तो तुम्हारा आंसर, पहला बात तो तुम्हारा जो शायद से हो सकता है, ये जो वर्ड है यही तुम्हारा जो वैल्यू है वही रॉन्ग आता है। उसके बाद आता है कि v जो u जो है पॉजिटिव में आ जाता है, तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है। इसलिए बोले साइन कन्वेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे v नेगेटिव लिए तो u भी अपना नेगेटिव आ रहा है। तो यही था ये क्वेश्चन। अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस पे। तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया, देखो फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस है, उसका पावर निकालने बोला जा रहा है, जिसका फोकल लेंथ देके रखा हम लोग 15 सेंटीमीटर। चलो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन भी है, गिवन लिखते हैं। फोकल लेंथ हम लोग को देके रखा है 15 सेंटीमीटर। अब भैया क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस लिया गया। कॉनकेव लेंस में पीछे वाला फोकस यूज होता था, यानी कि फोकल लेंस जो है वो पीछे में बन रहा था, यानी कि ओ का लेफ्ट साइड में बन रहा था। ओ का लेफ्ट साइड में क्या था, नेगेटिव था, तो इसलिए एफ जो है अपना नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है। अब इससे हम लोग को क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए सिंपली हम लोग P = 1/f का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। अब क्योंकि फोकल लेंथ जो है सेंटीमीटर में देके रखा है, तो हम लोग 100/f लगाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एफ जो है अपना सेंटीमीटर में देके रखा है। सेकंड वाला जो हम तुमको फॉर्मूला दिए थे पावर ऑफ लेंस पे, वो हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो पी हम लोग आराम से निकाल लेंगे, 100/15 सॉरी -15, ये इधर आएगा। तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर ही देते, 5 3 जा और 5 2 जा 20, तो 20/3 हो गया। तो पी आ गया अपना 20/-3। ये -3 को p के साथ ले आएंगे तो -3p = 20/3, 20 आएगा सिर्फ। और ये -3p है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, जो कि डिवाइड में हो जाएगा।
तो P हो गया अपना 20/3 जो कि माइनस में रहने वाला है। तो P अपना निकल के आ गया 20/3 जो कि माइनस में रहने वाला है। तुम डिवाइड करना चाहिए तो कर लेना। 3 6 जा 18, फिर आएगा 2, तो यानी कि 6.66 कुछ आने वाला है। तो ये 6.666 कंटिन्यू होता जाएगा। तो शायद से एनसीईआरटी का पीछे में ना देके रखा है, एनसीईआरटी का पीछे में कुछ ऐसे देके रखा है, 6.67 देके रखा है, डायप्टर देके रखा है। तो ऐसे में तुम लिख देना। नेगेटिव में होगा क्या? हाँ जी, नेगेटिव में होने वाला है। तुम ऐसे भी देख सकते था, क्योंकि कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ भी हमेशा नेगेटिव होता है और कॉन्केव लेंस का पावर भी नेगेटिव होता है। तो पावर हमेशा नेगेटिव पे आने वाला है, इससे याद रखना। और आंसर कितना 6.67 एनसीईआरटी में देख रखा और तुम 6.66 भी लिख के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं वाला बात नहीं है। तो यही था अपना सारा क्वेश्चन, यही था अपना पूरा चैप्टर। ये पूरा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब हम ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितना हम तुमको बेसिक्स क्लियर कर सकते थे मेरा भाषा में, क्योंकि होता है ना कि एक ऐसा टीचर चाहिए होता है जो तुम्हारा भाषा में बात करे, तो हम सिंपल भाषा में तुमको पूरा चैप्टर खत्म कराया है। बस ये बोलना चाहेंगे कि तुमको थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास, हम उतना 15-16 घंटा का वीडियो बना नहीं सकते। 2 घंटा का वीडियो में हालत खराब हो जाता है मेरा। तो तुमको और थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जहां से भी तुमको हम बेसिक्स पूरा क्लियर कर दिया, इसलिए हम हर एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट 5-5 मिनट अच्छा खासा टाइम ले रहे हैं, ताकि तो वो क्वेश्चन का बेसिक समझा पाए। तुम बेसिक समझ गया, एनसीईआरटी का तुम जितना भी लेंस न्यूमेरिकल है, मिरर फॉर्मूला है, मिरर का न्यूमेरिकल है, वो सारा तुम लगा सकता है। मेरा पार्ट 1 भी है। तो ये यहीं से अपना वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए